आई डू नॉट वांट टू बी इंटरव्यूड। शायद कादी साहब ये भूल गए हो कि स्क्रीन शॉट्स दोनों तरफ होते हैं कि भाई मैंने नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ भी फ़ैसले दिए हैं। जब काजी साहब पे इल्ज़ाम लगता है कि PML नून के हक़ में आपने फ़ैसले दिए तो एक वो मखसूस वक्त के कॉरिडोर के अंदर इल्ज़ाम लगता है। इलेक्शन की डेट किसने करवा के दी? मैं ही तो था। वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर काजी साहब को बुलाया तो उनसे पूछा गया कि ये बुनियादी हक़ का मामला नहीं है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, तो काजी साहब ने एक तारीखी जवाब दिया था कि ये कहाँ लिखा है कि ये बुनियादी हक़ है। आप 2024 के इलेक्शंस का क्रेडिट ले रहे हो यार। बल्ले वाला फैसला था। अगर मैंने आइन और कानून के खिलाफ कुछ किया तो मुझे बोलो। इलेक्शन कमीशन ने यही कंप्लेंट्स PML नून के खिलाफ भी थी, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी थी। इलेक्शन कमीशन के उस हवाले से कोई भी फैसला उस कमीशन का मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा, सिर्फ PTI वाला पहुंचा। एक बंदा व्हाट्सएप फॉरवर्ड आपको भेज दे तो आप उस पर सुओ मोटो लेने को तैयार हैं। भाई एक इलेक्शन चोरी हो रहा है, एक सियासी जमात की हैयत को इस तरह डैमेज किया जा रहा है जो आप फिर बाद में खुद कहते हैं कि मेरे फैसले का ये मतलब नहीं था। उसको भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड समझ लेना काजी साहब। सुनी अनसुनी, देखी अनदेखी, काजी साहब की ये महारत थी। उनको मुनाल के ओनर की रिश्तेदारी नज़र आ जाती थी। हालांकि वो लोग कोर्ट में खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन काजी साहब को नज़र आ जाती थी। लेकिन जब ना नज़र आने की ज़रूरत हो तो इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा नेक और पारसा कोई चीज़ ही नहीं है। लाइफ डिपेंड्स ऑन वर्डेंट अर्थ। ट्री जो है वो ये करता है, वो करता है, वो करता है। जो तो कायनात जो है ना, और ये जो पूरी इंसानियत है, इसकी बका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसकी वजह से मैंने वो किया। मैं पढ़ भी देता हूँ अगर आप बोले तो। टेक नहीं भाई सही। अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ दिनों पहले हमारी रफ्तार की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री गई काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर, जिसे काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया, काफ़ी सराहा भी। लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों ने एक सिलसिला देखा। काजी साहब से तो हमने उस डॉक्यूमेंट्री के लिए भी दरख्वास्त की थी कि सर आप आएँ, कुछ सवालात हैं उनका आप जवाब दें ताकि एक बैलेंस और फेयर अकाउंट लोगों तक पहुंच सके। हमारी तो इंटेंशन रफ्तार की हर डॉक्यूमेंट्री के अंदर ही यही होती है। लेकिन काजी साहब हमारी डॉक्यूमेंट्री में तो नहीं आए। लेकिन उसके बाद कुछ, बल्कि मखसूस सहाफ़ी के ज़रिए वो अपने जवाबात जो हैं वो आवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके अंदर भी काफ़ी जो है ना वो कमी पेशी हो रही। सबसे पहले तो उन सहाफ़ी की जानिब से ये ज़ाहिर किया गया जैसे कि हमारी तरफ से काजी साहब को डॉक्यूमेंट्री के लिए दावत दी ही नहीं गई थी। उसके बाद जो एक और सहाफ़ी हैं उन्होंने इस बात पे निशानदी की, तो फिर उनकी तरफ से एक स्क्रीनशॉट जारी किया गया कि जैसे कि, और उसके अंदर भी उन्होंने इस तरह ज़ाहिर किया गया जैसे कि काजी साहब ने तो पेशकश की थी कि भाई आप मेरे जवाबात चला लें, मेरे जो फ़ैसले हैं वो मैं आपको लिंक्स वगैरह दे देता हूँ, आप उसको यूज़ कर लें वगैरह। लेकिन जो ख़ुद काजी साहब ने भी लिखा है और जो उन्होंने ख़ुद सहाफ़ी ने भी बोला है, उसके अंदर वो एक लाइन हज़फ़ कर गए थे। अब शायद काजी साहब ये भूल गए हों कि स्क्रीनशॉट्स दोनों तरफ होते हैं। तो अब काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद, और मज़ीद अभी कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, लेकिन अब स्क्रीनशॉट्स हमारी तरफ से आप देखें, स्क्रीन पे आप चला दिएगा। सबसे पहला मैसेज मेरी तरफ से ये था कि सलाम काजी साहब, आई होप यू आर डूइंग वेल, दिस इज़ हाफिज़ मिनहाज फ्रॉम रफ्तार TV। हम आपसे एक इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जिसके अंदर हम आपकी प्रोफेशनल जर्नी और सबको कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने सेवरल जर्नलिस्ट और कानूनी माहिरीन से इसके अंदर उनसे इनपुट लिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर, जो भी ज़ाहिर कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी होती हैं, उसके ऊपर अगर आपका ख़ुद का मौक़िफ़ आ जाएगा तो बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आवर इंटेंशन इज़ टू प्रेजेंट अ बैलेंस्ड एंड फेयर अकाउंट एंड वी वुड बी ट्रूली ग्रेटफुल इफ़ यू कुड काइंडली शेयर योर वर्जन एज वेल। तो ये हमने किया, जिसके ऊपर काजी साहब ने जवाब दिया कि थैंक यू फॉर कंसिडरिंग मी वर्दी ऑफ बीइंग इंटरव्यूड, बट फॉर द टाइम बीइंग आई डू नॉट वांट टू बी इंटरव्यूड। लेकिन ये जुमला आपको ना उस वीडियो में नज़र आएगा, ना वो सहाफ़ी बोलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद हम लोगों ने कहा चलो काजी साहब ने डॉक्यूमेंट्री के अंदर तो हमें इंटरव्यू नहीं दिया, या अब उन्होंने इस तरह सोशल मीडिया पे जवाब दे दिया, लेकिन क्या ही बोला, अब काजी साहब को के पास वो सवालात भी पहुंच चुके हैं, काजी साहब के पास जवाब भी है, तो वो जो सोशल मीडिया के ऊपर जवाब दे रहे हैं वो चलो डॉक्यूमेंट्री में तो नहीं, लेकिन वो एक पॉडकास्ट की सूरत में, एक इंटरव्यू की सूरत में हमें अलग से आकर दे दें वही सवालात, वही जवाबात। हमने दोबारा टेक्स्ट किया, वो भी आप स्क्रीन पे चला दिएगा कि सर वी रिसेंटली केम अक्रॉस योर रिस्पॉन्स एंड पर्सपेक्टिव शेयर ऑन सोशल मीडिया रिगार्डिंग आवर डॉक्यूमेंट्री। वी ट्रूली अप्रिशिएट द टाइम एंड अटेंशन यू गेव टू engaging with our work. Our effort has always been to present a fair and balanced account. Since the documentary was aired on our platform, we would consider it an honor to offer you the same platform to share your perspective. इस हम लोगों ने दोबारा रिक्वेस्ट की, जिसके ऊपर दोबारा दावत देने, जो उनका बज़ाहिर ये था कि हम शायद
पहले तो था कि दावत दी ही नहीं, लेकिन सही से नहीं दी। हम लोगों ने फिर दावत दी, फिर उनका मैसेज आया जिसमें उन्होंने वही लफ्ज़ों से खेला, हम आगे जाके इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उन्होंने उसके कोई हामी नहीं भरी कि मैं इंटरव्यू के लिए आना चाहता हूँ। उन्होंने फिर बोला कि भाई मैं आपको ये दे देता हूँ, वो देता हूँ, जिसके ऊपर हम लोगों ने फिर मैसेज किया कि अब कोई भी शक व शुबा, कोई इतनी सी गुंजाइश भी ना रह सके काजी साहब बोलें कि भाई मुझे बार बार, वो उन्होंने एक उनका एक जुमला था कि मुझे रिप्लाई का कटसी नहीं दिया, तो हम लोगों ने दोबारा रिप्लाई किया कि सर हम आपके ओपिनियन को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आई डोंट नीड द लिंक्स टू योर जजमेंट्स, दे आर अवेलेबल ऑनलाइन एंड वी हैव रिव्यूड देम एज वेल एज फुटेजेस of you conducting your interview, which was sporadically available online your tenure. However, I would like a clear answer regarding whether you are interested in coming onto the platform to answer question directly. लेकिन काजी साहब ने इस मैसेज का आज तक कोई जवाब ही नहीं दिया, और इस मैसेज के इंतज़ार में कि काजी साहब का जवाब आए तकरीबन 10 से ज़ायद दिन गुजर चुके, लेकिन अब तक जवाब नहीं आया। सलाम वालेकुम जनाब मुइज़ साहब, हाँ कैसा साहब। देखते हैं सब? यार मेरे ख्याल में आप जो उन्होंने तहरीरी अंग्रेज़ी में जो वर्जन भेजा था, क्योंकि वो ओरिजिनल वर्जन है, अगर उस हवाले से आप एक एक करके हम सवाल जवाब कर लें तो आई थिंक वो बेहतर होगा। अगर आप मुनासिब समझें तो उन्होंने मेरी ज़ात के हवाले से भी एक दो चीज़ें कही थी, उससे अगर हम शुरू कर लें, बिकॉज़ वरना मैं शायद इतना बॉदर्ड नहीं होता जितना भी हूँ। लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने जो गिले शिकवे किए हैं उनमें से कुछ जायज़ भी शायद हों, तो उनको हम रिव्यू करना चाहिए। सही। अच्छा, इससे पहले कि हम उस पे आएँ, एक थोड़ी-सी क्लैरिफ़िकेशन उन सहाफ़ी के लिए भी, कि उन्होंने मुझे मुख़ातिब करते हुए, मेरा नाम मुख़ातिब करते हुए, और ये वीडियो जो है ना वो हमारे एडिटर चला देंगे, कि उन सहाफ़ी ने राब्ता किया, जिस पर मिनहाज ने एक मैसेज का जवाब दिया। उनके बकौल कई दिन गुज़रने के बाद, अब आप एक चीज़ पे गौर करिएगा, साथ ही उनकी वीडियो चल रही है, उन्होंने डेट नहीं लगाई उस मैसेजेस की ना, बहुत ही क्रॉप करके वो मैसेज चलाया है। लेकिन हम जो स्क्रीनशॉट चलाएँगे वो पूरा चलाएँगे। जिस दिन उन्होंने राब्ता किया उसी दिन मेरा उनको जवाब भी किया, तो ज़रा आप ये देख लीजिएगा। तो ये उन सहाफ़ी के लिए भी थोड़ी-सी क्लैरिफ़िकेशन ज़रूरी थी। मुइज़ भाई, चलते हैं एक-एक करके उनके पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहली चीज़ जिसकी तरफ उन्होंने निशानदेही की हमारी डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद, कि भाई मैंने नवाज़ शरीफ और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ भी फ़ैसले दिए हैं। ऐसा कहाँ है कि मैं फ़ेवर करता हूँ, मैं बाइस हूँ, मैं पीटीआई के अगेंस्ट हूँ, मैं पीएमएलएन के फ़ेवर में हूँ। कोयटा कमीशन की रिपोर्ट आप देख लें, शुगर मिल्स वाला केस देख लें, जो इमरान खान के, बल्कि एक तो ये इसकी भी तरदीद हो रही है कि भाई ना सिर्फ मैं पीएमएलएन के ख़िलाफ़ नहीं देता, बल्कि पीटीआई के हक़ में भी देता हूँ, तो मेरी तो कोई बायसनेस है ही नहीं। फिर ना वो जो मेमो कमीशन वाली थी, भाई वो खुद ही पटिशनर थे, लेकिन वो फ़ैसला ज़ाहिर है वो उस तरह नहीं गया। तो भाई दिए तो हैं मैंने पीएमएलएन के ख़िलाफ़, कहाँ बायस हूँ मैं? ये बात दुरुस्त है। ऐसा नहीं है कि काज़ी साहब ने जब काज़ी साहब पे ये इल्ज़ाम लगता है कि पीएमएल नून के हक़ में आपने फ़ैसले दिए, तो एक वो मख़सूस वक़्त के कॉरिडोर के अंदर इल्ज़ाम लगता है। वो उनकी पूरी ज़िंदगी की वकालत या उनकी पूरी ज़िंदगी की जुडिशल हिस्ट्री के ऊपर नहीं लगता। वो ये मख़सूस इल्ज़ाम लगता है कि जब वो एक पोज़ीशन ऑफ़ पावर में आए, उनके चीफ़ जस्टिसशिप का जो टेन्योर था, उसके दौरान जो भी बिलख़ुसूस उसके दौरान जो भी उनके फ़ैसले थे, उनका क्लियरली सियासी टिल्ट जो है वो एक पार्टी की तरफ और एक पार्टी के ख़िलाफ़ वाज़े नज़र आता था। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने अपने पिछले करियर के अंदर, पिछले किसी वक़्त के अंदर या पीरियड के अंदर उन्होंने इस पोज़ीशन पे वो कायम रहे हों या ये पोज़ीशन उस वक़्त भी मुकम्मल हो। अब रही बात कि उन्होंने मेमो गेट के अंदर क्या फ़ैसला किया था, देखें जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने मेमो गेट कमीशन में जो फ़ैसला किया था वो एक सदर को तो इस्तिस्ना की वजह से उन्होंने बरतरफ़ नहीं किया था। लेकिन हुसैन हक़ानी साहब की बाकायदा हुसैन हक़ानी साहब के ख़िलाफ़ जो पूरी मुहिम चली थी, जो मेमो गेट की हियरिंग्स के अंदर तवातुर से उनको बुलाया जाने की कोशिश की जाती थी, वो सब कुछ काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की हियरिंग्स और कमीशन के थ्रू ही हुआ था, जो उनके ख़िलाफ़ एक व्हिसल ब्लोअर को इस्तेमाल किया गया था। अब मैं ये नहीं कहता कि ये यहाँ की बात है या वहाँ की, लेकिन जो नवाज़ शरीफ साहब चाहते थे, वो नवाज़ शरीफ साहब की चाहत के अलावा जो उस वक़्त की एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी, मेरे ख़्याल से वो अज़ाइम पूरे हुए थे। आसिफ़ अली ज़रदारी साहब के पर काट दिए गए थे, हुसैन हक़ानी साहब को एक्सपोज़ करके उस पोज़ीशन से हटा दिया गया था। जो उस वक़्त के एस्टैब्लिशमेंट के टारगेट्स थे वो हुसूल हुए थे, और वो करने के लिए काज़ी साहब, मैं नहीं कहता कि वो मिले हुए थे खुदा न ख़ास्ता या कुछ और थे, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अगर आप याद दिला रहे हैं एक ऐसे वक़्त की कि जब आप इन अ पोज़ीशन ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं थे, तो जब मैं बस इस बात की वज़ाहत करना चाहता हूँ कि इल्ज़ाम भी आपकी पूरी ज़िंदगी पे नहीं लगता। इल्ज़ाम भी उस वक़्त का लगता है
जब एक मखसूस माहौल के अंदर आपके ख़िलाफ़ जब एक कैंपेन चली और आपको जजशिप से हटाने की कोशिश की गई, उसके बाद आपका जो ज़हन बना और जब आप इंतज़ामी तौर पे और वैसे भी चीफ़ जस्टिस ऑफ़ पाकिस्तान बने, आपने इस जुडिशरी की बागडोर सँभाली, तो उस वक़्त के अंदर आपका क्या किरदार रहा और आपने क्या किया और क्या नहीं किया? और ये इल्ज़ाम जब लगता है, तो वो ऑब्वियसली डिसीज़न से बैक्ड है, अब वो उनकी राय में नहीं है या तो एक अलग बात है। ऐसा ही है। और जो डॉक्यूमेंट्री जिन्होंने देखी होगी उसके अंदर क्लियरली 2 सेगमेंट्स बने हुए हैं। एक गुड काज़ी एरा है जो कि उनका चीफ़ जस्टिस बनने से पहले का एरा है, और एक चीफ़ जस्टिस बनने का बाद का एरा है। तो जो मोहित भाई आपने बात की है, इसी तरह उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी पूरी चीज़ मेंशन है। अच्छा, एक चीज़ वो बोलते हैं, दूसरी चीज़ का उन्होंने जवाब देते हुए, पीटीआई और बैट से उनका जवाब देने से पहले उन्होंने कहा कि भाई एक और चीज़ बल्कि इस बात की निशानदेही करती है कि देखो, मैं इवन चीफ़ जस्टिस बनने के बाद भी या उसके बाद भी, कि भाई अली ज़फ़र साहब थे, उन्होंने पिटीशन फ़ाइल की थी जनरल इलेक्शन के लिए कि जो हेल्ड नहीं हो रहे थे, वो मामला अटका हुआ था। तो भाई इलेक्शन की डेट किसने करवा के दी? मैं ही तो था वो। तो यहाँ मुझ पे एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जैसे कि मैंने किसी पार्टी के बैड का उस तरह से फ़ैसला ना देके शायद जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। भाई, जमहूरियत का सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? एक इलेक्शन। उस इलेक्शन की तारीख किसने दिलवाई? यार इसकी एक पस मंज़र फिर बहुत ज़रूरी है। एक बंदयाल साहब की बनाई हुई 9 मेंबर बेंच की तरफ से ऑर्डर आता है कि आप 90 डेज़ में इलेक्शन करेंगे। अब उसके अंदर जिस भी वजह से, जिस भी सियासत की वजह से वो 4-3 का फ़ैसला है, वो 5-2 का फ़ैसला है, इस बात में बात पड़ जाती है। लेकिन एक फ़ैसला आता है मेजॉरिटी ऑफ़ द कोर्ट की तरफ से कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। उस फ़ैसले के 90 दिन पूरे हो जाते हैं। बंदयाल साहब वो किसी भी कमज़ोरी की वजह से या हार मानने की वजह से या अबाउट टू रिटायर होने की वजह से उसके ऊपर प्रॉम्प्टली एक्शन नहीं लेते और उस डिले को इलेक्शन कमीशन से पूछा तो जाता है, तो इलेक्शन कमीशन मज़े-ख़ेज़ किस्म के जवाब देती है कि वो हमारी अभी हल्का-बंदी नहीं हुई क्योंकि मरदमशुमारी सही नहीं हुई और हमें इसलिए टाइम चाहिए। फिर उनको प्रेस किया गया, तो मुझे याद है मुनीब अख्तर साहब ने जब प्रेस किया था कि ये तो वजह नहीं है, पुराने सेंसस में भी हो सकती है। और ये बातें टेलीवाइज़ होती थीं, रिपोर्ट होती थी, तो इलेक्शन कमीशन ने फिर एक वक़्त कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं है, मुल्क के पास पैसे नहीं है, मुल्क का दिवालिया होने वाला है, 20 अरब रुपए नहीं है हमारे पास इलेक्शन कराने के लिए। और ये एक मज़े का खेज़ किस्म की बात थी। अभी आप देखें जो पुरानी गाड़ियों को रिफर्बिश करने के लिए नई गाड़ियाँ हुकूमती एम्प्लॉइज़ के लिए लेने के पैसे खर्च हुए हैं, वो 21 अरब रुपए खर्च हुए हैं। जो पंजाब की गल्फ स्ट्रीम का जहाज़ लिया है वो 10-11 अरब रुपए का लिया है। ये अखराजात एक इलेक्टोरल एक्सरसाइज़ करने की, जो कि आइन की रूह, जो कि जमहूरियत है, उसके प्रोसेस का हिस्सा है, उसको ना करने का आप कहें कि मेरे पास ये पैसे नहीं हैं, तो कोर्ट ने एक शॉर्ट ऑर्डर भी दिया था कि ये तो एक राउंडिंग अप एरर होता है। जहाँ खरबों रुपए के टैक्स की इस्तेमाल हो रहा होता है, वहाँ पे 20 अरब रुपए तो वैसे भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम में ले लिए जाते हैं, ये आप बात कहाँ से कर रहे हैं? अच्छा, इस तरह के मज़े का ख़ेज़ एक्सक्यूज़ेज़ जब आईं, तो काज़ी साहब जब बैठे चीफ जस्टिस बने, तो इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के सपोर्टर को ये तो नज़र आना चाहिए था ना कि एक वाज़ेह फ़र्ज़ है, कोई इबाहम नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। अ, आपको बंदयाल साहब की शक्ल पसंद नहीं थी, उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादती की थी, लेकिन आइन तो एक अलग चीज़ है ना, वो कहता है 90 दिन में इलेक्शन होंगे। तो पहले तो आपने उस जो चलता हुआ केस था, उसको लगाने का सोचा भी नहीं। फिर उस चलते हुए केस के अंदर आपको दावत मिली, ये असद रहीम ने अपने एक डिटेल्ड तज्ज़िया जो कि डॉन प्रिज़्म में छपा था, ये उसके अंदर उसका हवाला भी दिया है कि फिर उनको दावत मिली इस दौरान जब इलेक्शन ऑर्डर हो गए थे और उस पे अमल नहीं हो रहा था, तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर काज़ी साहब को बुलाया, मदऊ किया था मेहमान के तौर पे, तो उनसे पूछा गया कि ये बुनियादी हक़ नहीं है? ये बुनियादी हक़ का मामला नहीं है कि इलेक्शन नहीं हो रहे? तो काज़ी साहब ने एक तारीख़ी जवाब दिया था कि आइन के अंदर एक चैप्टर में बुनियादी हुकूक दर्ज है। और कौन-सा बुनियादी हक़ है या नहीं है, इस पे कोई इबाहम नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि और मैं ये बस सरसरी तौर पे, उमूमी तौर पे एक आपसे बहस कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, सवाल करने वाले से काज़ी साहब कहते हैं कि ये कहाँ लिखा है कि ये बुनियादी हक़ है? अच्छा, कोई अगर आधा वकील भी हो, तो वो कहेगा कि आर्टिकल 17 में लिखा है कि जो कहता है कि राइट टू एसोसिएशन। राइट टू एसोसिएशन का जो हक़ है, उसकी एक स्टेप एक्सटेंशन है एसोसिएशन बाय पॉलिटिकल पार्टी, और उसकी एक स्टेप एक्सटेंशन है दैट पॉलिटिकल पार्टीज़ एबिलिटी टू डिटरमाइन योर फ्यूचर बाय वे ऑफ इलेक्शन। तो एक इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो मेरे ख़्याल में आपको वकील होना ज़रूरी नहीं है ये समझने के लिए कि जो राइट ऑफ एसोसिएशन है
वो उसी की एक्सटेंशन से एक इलेक्शन का होना, बर वक्त होना, फेयर एंड फ्री होना, ये हर आदमी की एक बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। लेकिन काजी साहब शायद ये कहना चाह रहे थे कि राइट टू इलेक्शन नहीं लिखा हुआ, तो शायद फिर वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। मुझे नहीं पता वो क्या कहना चाह रहे थे। अगर आप अब तीसरी दफ़ा उनसे पूछेंगे तो शायद इस बात पे वो वजाहत कर दें। अच्छा, जस्टिस ईसा जब बंदयाल साहब ने सुओ मोटो ले लिया कि ये इलेक्शन में डिले क्यों हो रही है, 90 दिन में क्यों नहीं हो रहे, तो जस्टिस ईसा अपनी जो बेंच चला रहे थे उसके अंदर उन्होंने उसी दौरान फैसला दिया एक अलग मामले में कि यार ये जो सुओ मोटो वाला मामला है ना, ये जो सुओ मोटोज़ हैं, ये सस्पेंड हो जाने चाहिए। ये सुओ मोटोज़ इस वक्त लेने का माहौल नहीं है। और जब तक केस फिक्सेशन के कवानीन नहीं बनते ना, क्योंकि उस वक्त आपको याद होगा कि बंदयाल साहब 2 लोगों की जज की टीम बना के आउट ऑफ टर्न केसेस लगा रहे थे, आउट ऑफ टर्न केसेस सुन रहे थे, बहुत सारे केसेस पेंडिंग थे। तो ईसा साहब को एक उसूली प्रॉब्लम हुई उस वक्त, जब इलेक्शन नहीं हो रहे थे मुल्क में और सुओ मोटो ले लिया गया था। तो उमूमी तौर पे उनको सुओ मोटो के खिलाफ उस वक्त प्रॉब्लम हो गई कि यार ये सुओ मोटोस का तो अभी वक्त नहीं है, इतने केसेस पेंडिंग हैं, जब तक केसेस की रब्त और नज़्म ज़ब्त का कोई तरीका ना बन जाए ना, जब तक ये सुओ मोटोस होने ही नहीं चाहिए। तो ईसा साहब की उस सुओ मोटो पे ये पोजीशन थी। अच्छा, अम, फिर कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चीफ जस्टिस को ज़ाती ये राइट नहीं देते कि वो सुओ मोटो पे फैसला करें। अच्छा, ये बात दिलचस्प इसलिए कि ईसा साहब जो है पहले ये हुक्म सादर फरमा चुके हैं, जब वो चीफ जस्टिस खुद नहीं थे, कि सुओ मोटो का हक जो है ना वो सिर्फ चीफ जस्टिस का ही है। लेकिन वो उस पोजीशन से भी फिर हट गए, क्योंकि ही बिकेम वाइजर, आई एम श्योर। इसके बाद जब उन्होंने आखिरकार एक माहौल बना कि जब हमारी आईएमएफ के साथ जो कॉन्वर्जेसन है वो इस बात पे स्टॉल कर रही थी कि भाई इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे, जितने भी औने पौने डिप्लोमेट्स अब इस मुल्क आते हैं, उनका एक ही सवाल होता था कि भाई ये इलेक्शंस का क्या हो रहा है, मतलब एक क्लियर कमांड है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर हुक्म है। तो अचानक ये वाली जो सुओ मोटो वाली हेयरिंग्स हैं वो चीफ जस्टिस साहब के सामने लग जाती हैं, जिसका वो हवाला दे रहे हैं। उसमें ना उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये पूछा कि ये 90 दिन की टाइमलाइन वायलेट क्यों हुई। सारे उनके ये फजूल कस्म के मज़े का खेज़ जो एक्सक्यूज़ेस थी वो मनोवन तस्लीम कर लिए। इस बात पे अटक गए कि ये प्रेसिडेंट का काम था डेट देना, और ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं था। अगर उन्होंने नहीं दी तो ये मसला जो है जैसे इलेक्शन कमीशन का नहीं है, इलेक्शन कमीशन का दिफा किया। 3 मेंबर बेंच के थ्रू ये किया, और कहते हैं कि उसमें आईनी तशरीह का क्योंकि मामला नहीं था, इसलिए मैं हक बजानिब था 3 मेंबर बेंच। मैं 2 मिनट बस आपको यहाँ एक सेकंड हाँ, यार, आप फैसला कर रहे हैं कि आइन कहता है कि सदर ने डेट देनी है। अब इसके पीछे स्पिरिट क्या है कि सदर ने डेट इलेक्शन कमीशन से मशावरत करके देनी है या नहीं देनी? अगर ये आइन की तशरीह का मामला नहीं है जनाब, तो फिर क्या आइन की तशरीह का मामला है? और फिर नतीजा क्या निकाला? आपने एक अजीब किस्म की पंचायत नुमा हेयरिंग की। उस हेयरिंग के अंदर ना इधर की, ना उधर की, ना पुरानी, ना नई, कोई गलती को ना तस्लीम करवाया, ना तस्लीम करने की ज़रूरत समझी, और इलेक्शन कमीशन से एक डेट दरियाफ्त कर ली, और उस डेट पे आपने बेसिकली फैसला किया चलें जी मिट्टी पाओ, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। आपने डेट इस तरह दिलाई कि इलेक्शन कमीशन की वाज़े बदनीयती पर कोई कोई हुक्म नहीं आया, उसकी डिलेज इन द सुप्रीम कोर्ट का कोई हवाला नहीं दिया गया। इसका हवाला ना देने की वजह से जब फिर इलेक्शंस हुए और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन की हरकतें रहीं, तो कोई नज़ीर मौजूद नहीं थी इलेक्शन कमीशन को दिखाने के लिए कि आप काजी साहब की आंखों में हैं तो बहुत बड़े, लेकिन आपकी ये जो हरकतें थीं वो क्या थीं, क्योंकि आपने उसके ऊपर कोई फैसला ही नहीं किया था। वो इलेक्शन की डेट लेते हुए आपने हर चीज़ को ब्रश अंडर द रग कर दिया था, ताकि इलेक्शन कमीशन अब असर न आए और कहे हम तो बड़े फेयर हैं और हम तो ये सारे फैसले जो हैं ये हुकूकुल इबाद में कर रहे हैं। तो ये एक मेरी नज़र में तो पैटर्न है। और ये बिल्कुल जो आपने बात की मैं इसको देख भी लेते हैं काजी साहब ने कैसा लिखा है। काजी साहब ने लिखा है कि डॉक्यूमेंट्री रॉन्गली स्टेटेड दैट द अबव केस वाज रिक्वायर्ड टू बी हियर्ड बाय 5 जजेस एज इट इन्वॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। जैसे अभी आपने बताया कि कितनी नीड थी आइन की तशरीह की। नहीं तो वो उस की नहीं ना कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, क्योंकि फैसला ही नहीं किया। जो एलिगेशन थी उस पर फैसला ही नहीं किया, मामला आगे भेजा और एक इलेक्शन डेट ले ली और उसको एक सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जी ये तो मैंने किया। क्योंकि वो कह रहे हैं कि होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस इज मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, दिस नेसेसिटी एंड दिस नेसेसिटी एंड डिड नॉट रिक्वायर इंटरप्रिटेशन। जी सही कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा ही था तो फिर वो 90 दिन को जो उन्होंने वायलेट किया
उसका कोई नतीजा क्यों नहीं निकला, उसकी कोई सज़ा क्यों नहीं हुई, उसकी कोई जुडिशियल डिटर्मिनेशन क्यों नहीं हुई कि ये 90 दिन की वायलेशन में क्या होता है। और फिर इस वजह से अगर नहीं हुई क्योंकि आप समझ रहे थे कि इलेक्शन कमीशन कुल तौर पे गलत नहीं थी क्योंकि काम सदर का था डेट देने का, तो भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है ना कि काम सदर का अकेले ही डेट देना था या इस इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत में डेट देना था। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन थी ना, जो आपने की नहीं क्योंकि आपने डेट निकाल के दे दी। ऐसे ही। और क्यों डेट निकाल के दी, तबसरा ये होता है कि उस वक्त फिर ज़रूरी हो गया था इलेक्शन की डेट, और ये जो काकड़ साहब की अजीब व गरीब कस्म की केयरटेकर गवर्नमेंट थी उसकी सेल बाय डेट जो है वो आ चुकी थी। तो मतलब ये एक राय है, ये एक तज्जिया है। 8वें पॉइंट में इसका मज़ीद वो तशरीह करते हुए बता रहे हैं, पता नहीं इस पे हमें नीड है कि नहीं, लेकिन बात कवर तो हो गई है। आफ्टर द अबव डिसीजन, a Lahore High Court judge passed an order which, if implemented, would have meant the election could not be held. The impediment to hold election was removed by setting aside the High Court's unconstitutional order. यार देखें, वो ऑर्डर शायद अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, वो जस्टिस नजफी का ऑर्डर था जो कि फिर याया अफरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अहल नहीं समझा था, लेकिन फिर वो अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में है। और नजफी साहब का ऑर्डर था, ये पीटीआई के लोगों की पिटिशन थी, और वो ऑर्डर जो है वो इलेक्शन प्रोसेस को रोक रहा था। वो इलेक्शन प्रोसेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल था रोकना, यानी वो उसमें पीटीआई का इल्ज़ाम क्या था? पीटीआई का इल्ज़ाम ये था कि ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस में ईसीपी जिन लोगों को इख्तियार दे रही है, ऑफिसर्स का, पोलिंग ऑफिसर्स का और रीजनल जो आरओज हैं उनका, ये वही कमिश्नर्स हैं जो एमपीओ के तहत हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये जो लिस्टें बना रहे हैं, इन लिस्टों में ये लोगों को नहीं होना चाहिए। ये पीटीआई की खदशा था जो कि दुरुस्त साबित हुआ बाद में। ये वही आरओज है ना, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का ये जो चैलेंज था, ये यही तो चैलेंज था कि ये लोग मुनासिब नहीं हैं क्योंकि ये तासुब रखते हैं, ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे खिलाफ एमपीओज इशू कर रहे हैं। हमारा कोई नुमाइंदा अगर सरफेस करता है तो उसको अरेस्ट करवा रहे हैं अंडर ड्रकोनियन एंड कॉलोनियल लॉज। अगर वो गैर आईनी था तो उसके जो तह में जो इल्ज़ाम था, उस इल्ज़ाम की भी तो शायद थोड़ी सी खोज हो जाती। आपने उस ऑर्डर को तो रद्द कर दिया और आपने इलेक्शन वक्त पे करा दिए, लेकिन आपने कैसे इलेक्शन वक्त पे कराए काजी साहब? कैसे इलेक्शन हुए? यानी एक चीज़ मतलब इसके लिए तो बहुत ही नाइव होना ज़रूरी है ना कि आप 2024 के इलेक्शंस का क्रेडिट ले रहे हो यार। जो डेट के बाद इलेक्शन हुए, आइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस हो रहे थे ना, डेट के बाद हो रहे थे। जायज़ा लेना ज़रूरी था ना, एक स्पेशल सर्कमस्पेक्शन ज़रूरी थी ना कि यार ये इस तरह क्यों हो रहा है? मतलब मुझे ही नहीं नज़र आ रहा खेल, पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है, बस मुझे ही नहीं नज़र आ रहा। और ये जो मुझे ही नहीं नज़र आ रहा काज़ी साहब का है ना, ये महारत थी काज़ी साहब की। उनको जो चीज़ नज़र आना उनके लिए और उनकी राइट उनके व्यू के लिए इनकन्वीनिएंट होती थी, वो उनको नज़र नहीं आती थी। अब इस पे भी हम बाद में भी बात कर लेंगे। लेकिन एक ऑर्डर की एक बेसिस ये है कि ये वही लोग हैं जो हमारे खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इस्तेमाल करके हमें अब्यूज़ कर रहे हैं। आपने उनको आरओज़ बनाया, उन आरओज़ ने एक इलेक्शन चुराया। वो इलेक्शन चुराने में आपने जनवरी 13 के फैसले ने एक कलीदी किरदार अदा किया। उस फैसले के अंदर, उस फैसले से मशरूत जो चीज़ थी, जो एक इलीगल रूल था जो कहता था कि अगर आप एक पार्टी के अंदर इलेक्शन नहीं होगा तो उसको सिंबल नहीं मिलेगा। एक सतर की क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट से अगर आ जाती और वो कह देती कि इसका ये मतलब नहीं है कि पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जो कि बाद में फिर सारे रिव्यू जजमेंट में सब ने कहा कि हमारा तो ये मतलब नहीं था। काजी साहब ने भी यही कहा कि ये तो इलेक्शन कमीशन ने मिसकंस्ट्रू किया कि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। भाई अगर शाम को जिस अगले दिन लिस्ट फाइनलाइज होनी है, उसकी पिछली शाम में एक्स्ट्रॉर्डिनरीली आप लेट नाइट तक हेयरिंग कर रहे हो, अगर आप अगले दिन की लिस्ट में आपको पता है, और ये मंसूर अली शाह साहब के मेजॉरिटी डिसीजन ने भी फिर कहा था रिजर्व सीट्स केस में कि ये जो सारी कीचड़ मची है, ये इस फैसले के मुबहिम होने की वजह से मची है। अच्छा, मुबारक सानी केस में 2 प्रेस रिलीजेस जारी कर दी। व्हाट्सएप के फॉरवर्ड आने पे एकदम से कान खड़े हो गए। लेकिन यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक ऑर्डर को गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। अव्वल तो वो ऑर्डर क्लैरिफाई हो सकता था, और दोयम उसके बारे में एक सतर की प्रेस रिलीज अगले दिन आ जाती तो ये नहीं होता। पीटीआई को सिंबल नहीं मिलता, लेकिन उसकी जमात की हैसियत जो है वो कायम रहती। किसी को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, काजी साहब को बताया जा रहा है कि भाई एक माहौल है प्रेशर का। कौन सा माहौल? मुझे सबूत दें। एक बंदा व्हाट्सएप फॉरवर्ड आपको भेज दे तो आप उस पे सुओ मोटो लेने को तैयार हैं कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो डेवलपमेंट फंड्स गलत यूज़ कर रही है। वो आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है।
और ये तो बिल्कुल बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, और अगर गलत है तो गलत है। भाई, एक इलेक्शन चोरी हो रहा है, एक सियासी जमात की हैयत को इस तरह डैमेज किया जा रहा है, जो आप फिर बाद में खुद कहते हैं कि मेरे फैसले का ये मतलब नहीं था। तो यार मतलब उसको भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड समझ लेना काजी साहब, वो तो आपका फैसला है ना जिसको वो मिसट्रीट कर रहे हैं। तो फिर हम समझें कि काजी साहब की नीयत तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो टीवी नहीं देखते हैं और अखबार नहीं पढ़ते हैं, और उनको कुछ पता नहीं है, जैसे उनको बताया गया कि भाई ये फयाजुल हसन चौहान गायब हो गए हैं या इमरान रियाज खान गायब हो गए हैं, उनको नहीं पता था वो कौन है। लेकिन उनको ये पता था कि अकबर एस बाबर जो हैं वो फाउंडिंग मेंबर हैं पीटीआई के। तो उनको 16 साल पुरानी बात तो पता थी, लेकिन करंट अफेयर्स में जब कुछ हो रहा होता था, बैरिस्टर गौहर आके कहते हैं कि मुझे अभी इत्तला आई है, मेरे घर पे रेड पड़ गई है। तो काजी साहब, नहीं ये इससे तो ताल्लुक है नहीं है, हमें क्या पता, आप जाके पुलिस को कंप्लेन करें। मतलब काजी साहब जो सुनी अनसुनी, देखी अनदेखी, काजी साहब की ये महारत थी। 26वीं तरमीम के हवाले से जब पहली दफ़ा ये बात फ्लोट हुई, तो पहली बात ये फ्लोट हुई थी कि चीफ जस्टिस का टेन्योर मुकर्रर कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से शायद एक सर्विस जो है वो 3 साल के लिए फिक्स हो जाएगी। अच्छा, उस वक़्त के फ़ॉर्मूलाज़ से ये हो रहा था, एजाज़ साहब जो हैं वो जज थे, तो उस वक़्त के फ़ॉर्मूलाज़ से काज़ी साहब की वजह से एजाज़ साहब का टेन्योर कम हो रहा था, अगर वो अमेंडमेंट पास हो जाती। और मंसूर अली शाह साहब जो हैं, वो उनका पीरियड जो है वो इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था। तो उस वक़्त काज़ी साहब ने, मंसूर अली शाह साहब कहते हैं वो खुद, कि हमने मंसूर अली शाह साहब को कह दिया कि आप ये डिसाइड करें। तो उस वक़्त जब चैलेंज आया, जो कि इस बात से रिलेट करता था, सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शंस के बाद रिज़र्व सीट्स का मामले का जब चैलेंज आया, तो काज़ी साहब ने पहले कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन में रिज़र्व सीट्स का मामला सुना जाएगा, वो सारे वो लोग सुने जो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन हो चुकी है कि अगर ये रिज़र्व सीट्स चली जाती हैं ट्रेजरी को, तो वो एक ऐसी अमेंडमेंट पास करेंगे जो कि चीफ जस्टिस के टेन्योर का फैसला करेगी। तो चीफ जस्टिस के टेन्योर का फैसला अगर आइंदा आने वाला चीफ जस्टिस खुद ही कर रहा हो, उस वक़्त ये इतनी हिम्मत नहीं थी हुकूमत में कहे कि हम चीफ जस्टिस भी खुद ही पिक करेंगे। बस ये था कि चीफ जस्टिस का टेन्योर मुकर्रर हो जाए कि 3 साल का हो, उस वक़्त कशमकश ये थी। तो काज़ी साहब इतने नज़र तो रखते थे कि मई 2024 में कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ये रिजर्व सीट्स वाले मामले को वो सुने जो चीफ जस्टिस ना बने। उनकी ये बात मानी नहीं गई, या ये मामला फिर लग नहीं पाया, या जो भी हुआ। इस दौरान एक नाकाम कोशिश हुकूमत कर बैठी 26वीं तरमीम पास करने की, जो पहली दफ़ा कोशिश की थी और पास नहीं हुई थी, जब वो फैसल बावटा साहब ने घर जाते हुए कहा था ये सब निकम्मे हैं, नालायक हैं। अब तो ड्राफ्ट भी सामने आ गया ना, कोशिश भी सामने आ गई। 26वीं तरमीम की कोशिश भी सामने आ गई, ड्राफ्ट भी सामने आ गया, और चीफ जस्टिस साहब मई 2024 में कह रहे हैं कि हाँ यार, ये इसका फैसला वो करें जो कि ज़ाती तौर पे इससे अफेक्ट नहीं होंगे। जब 63A की मुनीब साहब की जजमेंट, जो कि बादियों नज़र गलत जजमेंट है, वो जजमेंट जो है उसने फ्लोर क्रॉसर के वोट को काउंट होने से ही रोक दिया। अब उसकी दलील क्या है? मुनीब साहब अपनी जजमेंट में कहते हैं कि यार ये प्रोविजन एग्जिस्ट करता है और हमसे कहा जाता है इन डिफेंस कि ये कॉन्शियंशियस ऑब्जेक्टर के लिए है, यानी कि उसका वोट काउंट हो और फिर वो अपनी तलवार पे गिर के शहीद हो जाए, ये दिखाए कि मैंने अपनी पार्टी के खिलाफ फैसला दिया लेकिन मैंने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी। फिर मुनीब साहब कहते हैं यार आज तक ज़मीर की आवाज़ सुनने वालों ने तो ऐसा नहीं किया है, लोटो नहीं किया है। और फिर वो एक फ़ैसला देते हैं जो कि तो सब लोग बशमूल मेरे कहते हैं कि ये आइन तो नहीं कहता, और उनका फ़ैसला ये था कि 63A से जो हिट होगा उसका वोट भी नहीं गिना जाएगा। अच्छा, एक दफ़ा 26वीं तरमीम फ़ेल हो गई है, मतलब एक दफ़ा आइनी तरमीम फ़ेल हो गई है, तो इस दफ़ा लग रहा है कि फ्लोर क्रॉसर्स चाहिए होंगे। तो उसी वक़्त काज़ी साहब 63A की रिव्यू सुनते हैं, मुनीब साहब को हिस्सा नहीं बनाते क्योंकि उन्होंने कहा था मैं अवेलेबल नहीं हूँ। खुद कहते हैं काज़ी साहब अपने पुराने फ़ैसलों में कि रिव्यू एक जजमेंट का हो ही नहीं सकता उसके ऑथर के बगैर। लेकिन क्योंकि उजलत थी, तो मुनीब साहब को नहीं बिठाते 63A के रिव्यू में। 63A का रिव्यू हो जाता है, तो उस वक़्त आर्ग्यूमेंट्स में कहा जाता है कि साहब ये 63A का रिव्यू की टाइमिंग इस वक़्त इसलिए है, इसलिए एक आइनी तरमीम कर देंगे वो, और इस्तेमाल करेंगे लोटों को, फ्लोर क्रॉसर्स को। तो काज़ी साहब उस वक़्त फरमाते हैं, मुझे तो नहीं पता कि कोई अमेंडमेंट हो रही है। मैं अमेंडमेंट से क्या ताल्लुक है? मैं तो यहाँ पे ये केस सुनने के लिए बैठा हूँ। वही अमेंडमेंट जिसके हवाले से वो रिज़र्व सीट्स केस की बेंच बनाने के राय दे चुके थे चंद माह पहले। अब उनको नहीं पता कि वो अमेंडमेंट हो रही है। मैंने इसके बारे में लिखा भी है, काज़ी साहब के सीन अनसीन्स।
जिस तरह डोनाल्ड रम्सफेल्ड के नोन अननोन्स थे, काजी साहब के सीन अनसीन्स थे, कि जब देखना बनता है तो उनको हर चीज़ नज़र आ जाती थी। उनको मुनाल के ओनर की रिश्तेदारी नज़र आ जाती थी, हालांकि वो लोग कोर्ट में खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन काजी साहब को नज़र आ जाती थी। लेकिन जब ना नज़र आने की ज़रूरत हो तो इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा नेक और पारसा कोई चीज़ ही नहीं है। वो एक आईनी इंस्टीट्यूशन है, आप उनको साहब जनाब कहें, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? उसके अलावा तसद्दुक जिलानी साहब, 6 जजेस उनको ख़त लिखते हैं काजी साहब को कि भाई हमारे साथ हमारे हम पे प्रेशर है, हमारे एक के वालिद अगवा होके उस सूबे से सूबा बदर करके इस्लामाबाद ले आया जाता है उन्हें, एक के कमरे में से कैमरास निकलते हैं, खुफिया आलात निकलते हैं रिकॉर्डिंग करते हुए, एक की फैमिली का डेटा जो है लीक हो जाता है, एक के रिश्तेदार की पिटाई की जाती है। ये सारे इल्ज़ाम हैं उस ख़त में। और ये लोग जब वो इल्ज़ाम लेके जाते हैं तो काजी साहब फरमाते हैं ये तो मतलब हुकूमत इसका फैसला करे, जिसके खिलाफ इल्ज़ाम है ये बॉल उनके पास फेंक देते हैं कि भाई कमीशन ऑफ इंक्वायरी बने, और तसद्दुक जिलानी साहब सेलेक्ट होते हैं। जिलानी साहब कहते हैं कि यार ये लेटर आपको है, आप पेटर फैमिलिया हैं, आप इस फैमिली के वालिद हैं, सीनियर हैं, आप फैसला करें, ये तो एक आपका हाउस एंड ऑर्डर का मामला है, ये तो एक बेसिक कोर ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस को जाता है। और उन्होंने अपनी माजरत जो है वो उनको कम्युनिकेट कर दी। काजी साहब ने अगले 3 दिन टेलीवाइज्ड हियरिंग्स में, जो कि अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड है, ये इल्ज़ाम लगाया कि तसद्दुक जिलानी साहब को आप मेरे जैसे लोगों ने प्रेशर कर दिया। हालांकि जिलानी साहब ने लिखा हुआ कहा कि ये मेरी नज़र में कमीशन नामुनासिब है, लेकिन काजी साहब को नज़र आ रहा था कि ये हमारे प्रेशर की वजह से हुआ। तो यार जब इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं और फिर आपसे कोई कहे कि भाई इलेक्शन चोरी हो गया, तो कौन सा इलेक्शन, कैसे चोरी हो गया? अब वो मेरे फैसले की वजह से? अच्छा, मैंने तो अपने फैसले में नहीं कहा था कि पीटीआई पार्टी नहीं है, पता नहीं उन्होंने ऐसे कैसे क्यों सोच लिया। यार भाई, मतलब हम बेवकूफ़ हैं, ठीक है, हम आपसे बहुत कमतर हैं, मतलब हम आपने इल्ज़ाम भी जो वाज़े लगाए हैं वो ज़रूर सही होंगे, लेकिन यार इतने बेवकूफ़ तो नहीं है ना यार। मतलब आप देखें। अच्छा, एक और इसी से मुताल्लिक चीज़ जो 90 पॉइंट के अंदर वो हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई मुझ पे लोग बोलते हैं कि भाई तुम जमहूरियत के ख़िलाफ़ तुमने काम किया, ये किया, वो किया। भाई सबसे पहली बात तो जजेस को जो है ना वो उनके फ़ैसलों से देखना चाहिए, और उसके अंदर भी अहम चीज़ भाई वो जो बल्ले वाला फ़ैसला था, अगर मैंने आइन और कानून के ख़िलाफ़ कुछ किया तो मुझे बोलो। भाई वो बोल रहे हैं कि द लॉ मैंडेटेड दैट रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट होल्ड इंट्रा पार्टी इलेक्शंस एट लीस्ट वंस एवरी 5 ईयर। वो नहीं हो रहे थे, इसी वजह से तो मैंने उनके खिलाफ वो फैसला किया। अब इसमें क्या गलत है क्या? कुछ कानून कुछ अगेंस्ट है तो मुझे बताओ। मैंने तो कानून और आइन के मुताबिक दिया कि भाई इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हो रहे थे, नोटिस भी दिए थे, तो बस इसलिए बल्ला दिया निशान। यार देखिए, जिस तरह मैंने कहा ना, काजी साहब की जूम इन और जूम आउट की महारत थी। यानी कि किसी चीज़ की अगर बाल की खाल निकालनी है तो उस वक्त बाल की खाल निकालनी है, और किसी चीज़ को अगर बाहर निकल के एक ज़्यादा वसी तरीके से देखना है, अगर उसको उस तरह देखने में फ़ायदा है तो आप उस तरह देखें। देखें, एक तो इलेक्शन कमीशन का किरदार हर फैसले में, हर चैलेंज में, हर तरह के केस में किरदार और नीयत देखी जाती है। इलेक्शन कमीशन ने यही कंप्लेंट्स पीएमएल नून के खिलाफ भी थी, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी थी, कि आपने इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन के उस हवाले से कोई भी फैसला उस कमीशन का मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा, सिर्फ पीटीआई वाला पहुंचा। तो ये उजलत क्यों? अच्छा, ये फैसला जो है इसकी एक गुंजाइश थी, यानी कि पीटीआई को, और इस हवाले से नज़ीरें भी मौजूद हैं कि अगर एक इलेक्टोरल प्रोसेस होने वाला है तो आप सज़ा दें, आप कहें कि भाई ये ठीक नहीं है और इलेक्शंस के बाद आप ये अपना मामला ठीक करें, आपको एक्स अमाउंट ऑफ मनी फाइन होता है और आप अपने मामला ठीक करें। लेकिन अभी इलेक्टोरल प्रोसेस ये एक सेक्रेड चीज़ होने जा रही है, मतलब ये एक कोर सेक्रेड ड्यूटी ऑफ द पीपल, ऑफ द इलेक्टोरेट, ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल, ये कॉन्स्टिट्यूशन की रूह को पूरा होने जा रहा है प्रोसेस। इस वक्त इसके अंदर हम कुछ नहीं करते, लेकिन आपके ऊपर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है और आप भी ठीक करें, और इलेक्शन कमीशन को कहा जाता है भाई आप भी अपना काम ज़रा ठीक करें। और अगर पहले फैसला दे दिया होता कि 90 दिन की डिले जो है वो गलत है, तो उस वक्त फिर नज़ीर भी होती इलेक्शन कमीशन को कहने की कि यार आप अभी तो इलेक्शन टाइम पे नहीं करा रहे थे, और इलेक्शन टाइम पे ना कराने के औंधे औने पौने आप एक्सक्यूज़ेस बना रहे थे, और अब जाके आप एक पार्टी के पीछे पड़ गए हैं, तो आप ज़रा अपना हाउस एंड ऑर्डर भी करें और तमाम पार्टीज़ के हवाले से ये ऑडिट की जाए। मतलब ये एक मुनासिब फैसला होता मेरी नज़र में। आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आपने फैसला दिया कि, मतलब आपने बाल की खाल वाला फैसला दिया कि ये सियासी जमात को इलेक्टोरल सिंबल नहीं दिया जा सकता। भाई तो फिर एक पेज की ये एक लाइन की वजाहत कर देते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सियासी जमात ही नहीं है। जानबूझ के इस पे चुप रहा गया।
महीनों बाद जब रिजर्व सीट्स के फैसले में डिसेंट देनी पड़ी, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब की मेजॉरिटी ने कहा कि इस फैसले के मुबहिम होने की वजह से ये सब कुछ हो सका, और ये फैसला पिछली रात आया, जो अगले दिन आपको अपने पार्टी लॉयल्टीज बतानी थी उसके पिछली रात, मतलब बीच रात में फैसला, सबने देखा था ना रात को 11 बजे फैसला आ रहा है नहीं आ रहा। अगले दिन सुबह को वो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला बंदा है वो कह रहा था मुझे पता भी नहीं था मैं पीटीआई में हूँ या एसआईसी में हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि एक तो हर बंदा जो सामने आता था वो अरेस्ट हो रहा था, वो भी काजी साहब को नजर नहीं आ रहा था। एक एटमोस्फियर ऑफ कोवर्जन था, वो भी काजी साहब को नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ये नजर आ गया कि ये आपने अपने आप को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल क्यों कहा, जबकि आप पीटीआई थे, और फिर आपने वो हियरिंग्स भी देखी, काजी साहब चला रहे थे, और महीनों बाद आप खुद अपनी वजाहत में कहते हैं कि मैंने तो नहीं कहा था आप सियासी जमात नहीं थे। इसके अंदर भी लिखा हुआ है पार्टी पोजीशन वर कैप्चर्ड एंड स्टिल हेल्ड बाय दोज हु द मेंबरशिप ऑफ पीटीआई नेवर इलेक्टेड एंड दे डिड नॉट इंश्योर्ड दैट पीटीआई डिड नॉट गेट एन इलेक्शन सिंबल। इस तरह यार देखें, एक तो जो हेयरिंग्स थी वो मैंने भी देखी, आपने भी देखी, उसके अंदर पीटीआई 10 दफ़ा वाजे करने की कोशिश कर गई थी कि यार हम करा रहे थे इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन कराने के लिए जहाँ पे हम जो जगह सेलेक्ट करते थे वहाँ पे रेड हो जाती थी, जहाँ पे हम 4 बंदा सामने आता था वो अरेस्ट हो जाता था, जहाँ पे हम 5 बंदा जमा करते थे तो फिर हमने फैसला किया कि ऑनलाइन इलेक्शन कराएं, तो वहाँ पे फिर मजाक उड़ना शुरू हो गया, ये ऑनलाइन इलेक्शन क्या, ये उसकी रसीदें हैं आपके पास, उसकी पेमेंट्स है। यार वो पार्टी आपको बता रही है हाँ। कि एक मुनज़्ज़म कैंपेन उसके खिलाफ चल रही है, उसका एक जिक्र भी नहीं है आपकी जजमेंट में, और आप कहते हैं देखो यार मेरी जजमेंट ठीक है। मेरे भाई ऐसी जजमेंट ठीक है तो बस ठीक है। मतलब मैं चाहूँगा, क्योंकि ये प्रेशर और ये सब कुछ वाली बात हो रही है, जो मोनाल वाली आपने बात की ना, उसको थोड़ा सा अगर आप डिटेल में समझा सकें, क्योंकि वहाँ पर इसके बिल्कुल बरक्स बात हुई है, उसको जरा आप समझा सकें ना तो बिल्कुल आवाम के लिए भी वाज़ेह हो जाएगा कि कितना जूम इन और जूम आउट इफेक्ट रहता है काजी साहब का। यार देखें, मुनाल का केस सुन रहे थे तो काजी साहब ने ये ऑन एयर, हाँ। मैंने ऑन एयर देखा था, उन्होंने कहा कि ये कोई कनेक्शन है ये मुनाल के मालिक की और उसका भाई, क्योंकि वो सेक्रेटरी है गवर्नमेंट में। अब यार वो मालिक का वकील कह रहा है कि भाई ऐसी कोई कनेक्शन नहीं है, जो बाकी सब लोग वहाँ पे वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई कनेक्शन का नहीं पता, जो दूसरी साइड है वो भी कुछ नहीं कह, लेकिन काजी साहब को नज़र आ रहा है कनेक्शन। अब भाई ये पता कहाँ से चला? और इसके अलावा वो जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी वाला किस्सा था, वो भी मेरे ख्याल में बहुत वाज़े तौर पे दिखाता है कि काजी साहब जो हैं वो जब सुनी अनसुनी और देखी अनदेखी, अब एक उनके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के अंदर वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वो मेंबर हैं, तो वो उनकी ऑडियो लीक हुई थी वहाँ के पार्टिसिपेशन की, जहाँ पे वो पाकिस्तानियों को अदना और नीच और छोटा बता रहे थे, ताकि वो जो वहाँ के सऊदी हैं उनको वो दिखा सकें कि मैं आपके ख़िलाफ़ तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन वो अपनी तनकीद में ज़रा आगे निकल गए थे। और वो वहाँ पे क्यों कर रहे थे? क्योंकि वहाँ पे एक रेक्टर साहिबा थीं जो कि उनके एक बंदे थे जो कि उनसे एसोसिएटेड थे, उनके साथ रिसर्चर थे या उनके साथ किसी तरह एसोसिएटेड थे, उनके साथ वहाँ नाजायज़ हो रहा था। तो काजी साहब ने उस रेक्टर साहिबा को कोर्ट बुलाया, उन्होंने कहा कि मैं अलील हूँ। अगले दिन फिर कोर्ट बुलाया, वो एम्बुलेंस में कोर्ट लाई गई। जब वो एम्बुलेंस में कोर्ट ला गई तो उन्होंने पर्सनल एडजर्नमेंट दी हुई थी हेल्थ रीजंस की, उन्होंने कहा नहीं लाएं, वो एम्बुलेंस में कोर्ट आई, वो रेक्टर जो कि उनके एक ज़ाती ताल्लुक़ रखने वाले के खिलाफ थी। फिर जो जर्नलिस्ट्स ने देखा ये मंजर तो उन्होंने वॉकआउट कर दिया, तो वॉकआउट करते हुए उन्होंने कहा ये तो डॉलर खोर हैं सारे, ये सब प्रोपेगेंडा, देखो अब ये बाहर जाके प्रोपेगेंडा करेंगे, क्योंकि जर्नलिस्ट जो हैं वो ये बात रिपोर्ट करने बाहर गए। फिर एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जो कि उस रेक्टर के एडवोकेट थे, उनको पोडियम से हटाया, पुलिस को ऑर्डर किया कि इनको हटाएं यहाँ से, क्योंकि वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि ये मामला आपको सुनना जायज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका ज़ाती इंटरेस्ट सामने आ रहा है, ज़ाती इंटरेस्ट की आपकी राय भी वाज़ेह हो गई है, और दूसरा कि आपके कुछ अजीज़ हैं, कुछ साहब हैं जिनके हवाले से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है, उनको पोडियम से पुलिस से हटवाया। तो यार काजी साहब जब कोई चीज़ जानना चाहते थे ना तो उसको वो 3D में जानते थे, वो 4K के अंदर उनको नज़र आती थी, और जब नज़र नहीं आना होता था ना तो उनको कुछ भी नहीं नज़र आता था। और यही उनके ऊपर सारे इल्ज़ामात हैं, चाहे आप देख लें उनके हवाले से जो लिखा गया है, उनकी जजमेंट्स के हवाले से जो कहा गया है, और उनकी अपनी जजमेंट भी जो हैं उसके अंदर जिस तरह मैंने कहा रिजर्व सीट्स केस में कहते हैं कि प्रोबेबल अमेंडमेंट जो है उससे जो लोग ना अफेक्ट हों, यानी कि चीफ जस्टिस ना बनने वाले हों, वो सुने। और फिर उसी के कुछ दिनों बाद ये जो अमेंडमेंट गवर्नमेंट प्लान कर रही है, एक दफ़ा फेल हो चुकी है, वो उनको अमेंडमेंट का उनका व्हाट अमेंडमेंट, आई डोंट नो दिस अमेंडमेंट, जिस अमेंडमेंट के बारे में वो कमेंट कर चुके हैं। तो काजी साहब माहिर थे। अच्छा, इसी तरह का एक और फैसला था जिसकी तरफ उन्होंने रोशनी डाली है, वो है लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का। इसके बारे में वो लिखते हैं कि ये जो चीज़ थी जिसके बारे में कहा जाता है ना कि भाई वो एक नवाज शरीफ को उन्होंने फेवर दिया जी। उस टेन्योर वगैरह में, तो उसके बारे में वो लिखते हैं कि भाई लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वाज इन्वेंटेड बाय चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल
इन कंटरवेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, उसके बरक्स, जबकि द अपील्स फाइल्ड अगेंस्ट द डिसीजन वर हियर्ड बाय 5 रुकनी मेंबर ने जो है वो उसको सुना और यूनानिमसली फिर डिसाइड किया कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। तो ये तो इन्वेंशन थी उमर अता बंदियाल की, वो एक आइन और कानून के मुताबिक ही तो मैंने फैसला किया, अच्छा, वो कह रहे हैं कि किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाया। 62 आर्टिकल 62 की जो डिस्क्वालिफिकेशन है, हाँ, वो उमर अता बंदयाल की इजाद है। द रेफर्ड टू द लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वाज इन्वेंटेड बाय जी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कोर्ट। जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी साहब ने काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस लगाया था, हाँ, तो वहाँ पे काजी फाइज ईसा ने 2011 में एक हुक्म सादर किया था, उबैदुल्ला वर्सेस रिंद। ये असद रहीम ने कोट किया है, मैं उससे कोट कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने आर्टिकल 62(1)D, जो कि आर्टिकल 62(1)F से भी ज़्यादा ब्रॉड है, 62(1)F को उन्होंने आइन से काट के बाहर फेंक दिया, ये कहते हुए कि नॉन सेल्फ एक्सिक्यूटरी है, यानी कि आइन के अंदर से डिलीट कर दिया, जो कि कोर्ट नहीं कर सकता उनके अपने मुताबिक। 62(1)D जो है, जो इससे भी ज़्यादा मुबहिम है, उस हवाले से 2011 में काजी साहब ने फरमाया था that the disqualification is not time related but perpetual. Individuals must take responsibility for their actions. ये मैं ट्रांसलेट करूं? कर थोड़ा आसान। जो नाअहली होती है हम्म, वो ताहयात होती है, वो वक्त की पाबंद नहीं होती, क्योंकि लोगों को अपने मामलात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी है। लोग अपने जो अमल होते हैं उसके फिर उनको मतलब इश्यूज, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अगर कोई मनफी इफेक्ट्स हैं तो उनको भुगतना ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ द वर्ल्ड। अब ये काजी साहब का फैसला है, और जब काजी साहब ने 62(1)F के हवाले से जब वो उनके सामने केस आर्ग्यू हो रहा था, तो उनको ये उबैदुल्ला वर्सेस रिंद का फैसला सुनाया गया था कि भाई आपका फैसला है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से पाबंद था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो कि 62(1)F को परपेचुअलाइज करते हैं, वो उसके कई साल बाद आए थे। वो 18वीं तरमीम के बाद इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में कम से कम 4 साल बाद आना शुरू हुए थे, इन द 2015 इलेक्टोरल साइकिल। जो 2011 का काजी साहब का फैसला था, वो अपने तई उनके डिसीजन मेकिंग पे था, किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पाबंद नहीं था, जो कि उन्होंने बाद में कहा कि नहीं, उस वक्त तो मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पाबंद था। ये गलत बयानी है। और 62(1)F के हवाले से उसको नॉन एक्सिक्यूटरी कह देना एक ऐसे वक्त पे कि जब उसका सही तरीका अंडू करने का थ्रू पार्लियामेंट 62(1)F को अमेंड करना होता, या फिर एक कानून पास करके एक वजाहत देना होता कि इसकी डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल है या 2 साल है या 3 साल है। सफ़ाए हस्ती से, सफ़ाए आइन से मिटा देना एक आर्टिकल को, क्योंकि जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वो रास्ते में आ रहा था, तो अब इस पर तनकीद तो फिर होगी ना यार। अच्छा, इसमें एक और अच्छा, चीज़, और हाँ, इस पे तनकीद, काजी फाइज ईसा साहब के इस वाले फैसले पे तनकीद भी मेरी नहीं, याया अफरीदी साहब की थी, जो डिसेंटिंग जज थे। उन्होंने फरमाया था कि डिक्लेयरिंग आर्टिकल 62(1)F नॉन एक्सिक्यूटरी वुड मोस्ट सर्टेनली रेंडर द वेरी प्रोविजन रिडंडेंट, एंड दैट वुड बी एन अफ्रंट टू द मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यार, जजेस जब कानून देखते हैं ना, स्टैच्यूट, तो स्टैच्यूट में रिडंडेंसी नहीं आने देते। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक चीज़ कह रहा है, उस चीज़ को आप वाटर डाउन कर दें, उस चीज़ को आप किसी और इंटरप्रेटेड डिसीजन मेकिंग से उसके ऊपर कोई लिमिट लगा दें, मानने को ही तैयार नहीं है आप। मतलब उससे पूरे पूरे सब आर्टिकल से ही आप इनकारी हो गए। यार, ये आपने और तो कभी करके नहीं दिखाया। आप आइन और कानून और प्रोसीजर के पाबंद थे जब इलेक्शन कमीशन जो है वो एक सिंबल चोरी कर रहा था, वहाँ पे तो आप बिल्कुल पाबंद थे, और आपका काम बस क्लरिकल है, बाल की खाल निकालना है, ज़बर ज़ेर ऊपर नीचे लगाना है, आइन और कानून के आप पाबंद हैं। लेकिन यहाँ नवाज शरीफ साहब के रास्ते में आ रहा था, तो वो आइन ही नहीं है यार, दफ़ा करें वो, मतलब वो नफली है। हाँ, इसमें एक और चीज़ ये है कि जहाँ पर इस तरह के डिसीजन होते हैं उसके अंदर वो बोलते हैं कि भाई यूनानिमसली उस बेंच ने, पूरी बेंच को मुखातिब करके बोलते हैं, और हाँ, जबकि वो जो कंट्रोवर्सी वो वाली चीज़ होती है जिसमें शुगर मिल वगैरह, उस पर खुद ही क्रेडिट लेके बोल रहा है कि भाई मैंने दिया। हाँ यार, ये भी महारत है ना, जूम इन जूम आउट। मैं करूँ तो मैं, हाँ, और नहीं करूँ तो सब। ऐसा ही है। अच्छा, फिर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से ज़ाहिर है इसके बारे में तो हमने अपनी डॉक्यूमेंट्री के अंदर बताया था कि भाई पहले उनका अपना वर्जन दूसरा था, फिर जो असल चीज़ थी वो ये कि वो कैसे एक समर सॉल्ट का हमने डॉक्यूमेंट्री के अंदर इस्तेमाल किया था, कि कैसे अपनी हर फैसलों और हर चीज़ों से वो बैड कावियारा के अंदर उससे पलट रहे थे। तो
उसके बारे में वो लिखते हैं कि भाई दरअसल मामला ये था कि क्योंकि 2015 के अंदर मैंने उसके खिलाफ फैसला दिया था, तो इखलाकी तौर पर ये मेरे लिए ठीक नहीं था कि मैं उस बेंच का हिस्सा बन सकूं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले। पढ़ के बताता हूँ। ऑन 9th May 2023, आफ्टर इमरान खान was arrested in criminal cases and army installations were attacked, the government decided to try the attackers in military courts. Petitions were filed challenging the trial of civilians in military courts and a 6-member bench headed by Bandial, चीफ जस्टिस बंदियाल। और उसके बाद क्या हुआ? बट ही डिड नॉट decide the cases till his retirement in September 2023. After a judge retires, the bench is to be reconstituted. However, the committee constituted under the Practice and Procedure Act decided that the same remaining 5 judges should continue to hear the cases to ensure a quick decision. The very first day that the petitions were relisted for hearing, they were decided. Appeals were filed challenging the decision. The appellate court was also constituted by the committee comprising of Justices Sardar Tariq Masood, Ejazul Hasan and myself, since I had already decided the matter of military courts in 2015. I considered it inappropriate, यानी कि मैंने कुछ ये मुनासिब नहीं समझा टू इफेक्टिवली सिट, जो कि मैं उस जजमेंट के ऊपर मैं दोबारा बैठूं, ये मैंने मुनासिब नहीं समझा। यार देखें, पहली बात तो ये कि जब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बेंच बैठी थी, हाँ, तो आपको याद होगा काजी साहब और तारिक मसूद साहब दोनों उसका हिस्सा थे। वो आके बैठी बेंच, और एकदम से काजी साहब उठ गए। उस बेंच के बैठने के बाद एक पब्लिक स्पेक्टिकल हुआ कि जी जब तक ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का हवाला सही से सेटल नहीं होता, जब तक मैं किसी भी बेंच पे नहीं बैठूंगा, मैं काम ही नहीं करूंगा। और उनके साथ साथ तारिक मसूद साहब भी उठ के चले गए। तो अव्वल तो ये 5 मेंबर बेंच जो थी, ये 5 मेंबर इसलिए रह गई थी, इसलिए कि काजी साहब और तारिक साहब जो हैं वो अपने आप को इस बेंच से उठा गए थे। और उस वक्त काजी साहब ने इसलिए माजरत नहीं की थी कि यार ये फैसला तो मैं दे चुका हूँ। उस वक्त तो उनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर चलाना था। उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे थे, तो उस मनमानी के खिलाफ इन प्रोटेस्ट काजी साहब जो हैं वो उठ के चले गए। अच्छा, काजी साहब का पुराना फैसला क्या था? वो ये था कि जवाद ख्वाजा साहब की डिसेंट थी। अच्छा, ये डिसेंट का माहौल देखें आप। APS का अटैक हुआ है, उसके अटैकर्स पकड़े गए हैं, बच्चे मारे उन्होंने। उस माहौल में भी एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने फैसला किया था रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन में कि नहीं यार, ये नज़रिया ज़रूरत है, ये 2 साल के लिए ट्रायल्स होना ज़रूरी है। बहुत फुल थ्रोटेड अगर मगर थी उसमें। साकिब निसार साहब की भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जो डिसेंट थी वो जवाद ख्वाजा और काजी फायज़ ईसा की थी। जवाद ख्वाजा की डिसेंट का साथ देते हुए काजी फायज़ ईसा फरमाते हैं मिलिट्री कोर्ट्स टेररिस्ट के लिए बन रहे हैं, 2 साल के लिए बन रहे हैं, बच्चे मारे गए हैं, लेकिन उसूल इतना प्योर है कि उसूल तो उसूल है ना। उसूल क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट परमिट द ट्रायल ऑफ सिविलियंस बाय द मिलिट्री, इट इज़ इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फिर कायद को कोट करते हुए कहते हैं कि इट इज़ अगेंस्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड जस्टिस that no man should lose his liberty or be deprived of his liberty without a judicial trial in accordance with law. यानी कि जितना भी जालिम इंसान हो, जितना भी शैतान सिफ्त हो, जितना भी गैर इस्लामी हो, जितना भी जो भी वो लोग थे यार, थे ना, they were horrible, लेकिन ड्यू प्रोसेस इन with a trial, fair trial in the hands of the judiciary होना ज़रूरी है। ये राय थी काजी साहब की। और आप साथ दें या ना दें यार, मतलब टेक स्ट्रेंथ टू बी एबल टू से समथिंग लाइक दैट, यार ड्यू प्रोसेस है, क्योंकि कल अब्यूज़ होगा। अब कल अब्यूज़ होने का सराहा भी जा रहा था फिर उनको। कल अब्यूज़ होने का वक्त आ गया 8 साल बाद, तो पहले बेंच पे नहीं बैठे, फिर कहा कि ये तो मैं फैसला कर चुका हूँ। फिर उस 5 मेंबर बेंच के फैसले के, देखें बात गोल किस तरह होती है। वो 5 मेंबर बेंच का फैसला आ गया, तो फिर साहब क्या फरमाते हैं, एक तो वो 5 मेंबर बेंच बची इसलिए कि 9 मेंबर बेंच बनाई थी बंदयाल साहब ने, जिसमें से तारिक मसूद साहब और काजी फायज़ ईसा साहब उठ के चले गए थे। फिर वो कम होते होते 5 रह गए थे। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने एक अपेलेट बेंच बनाई 6 की, तो उस पर एजाजुल हसन साहब का एक ख़त है जो कहता है कि यार देखें, मैंने कहा था आपसे कि तमाम जजेस से पूछा जाए। अच्छा, पहली बात तो ये कि उस वक्त तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आ गया था, तो उस 5 मेंबर बेंच के फैसला आने से कोई फाइनलिटी नहीं आई थी, क्योंकि एक अपील का प्रोसेस जो है वो बाकी था, यानी कि उसकी अपील भी होनी थी, क्योंकि अपेलेट प्रोसेस एक इंट्रोड्यूस कर देता। अब ये एक तकनीकी बात है, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को हलाल कहते हुए, जायज़ और कानूनी कहते हुए, एक बहुत बड़ा
बहुत बड़ा इशू ये था कि अपील एक प्रोसीजरल राइट नहीं है, अपील एक सब्सटैंटिव राइट है। और ये फैसला काजी साहब भी दे चुके थे कि अपील जो है वो फ्लोज फ्रॉम द सेम प्रोसीडिंग्स। थोड़ा ये सा आसान करके बता दें। हाँ, मतलब कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक कानून के तहत, यानी कि आइन साजी किए बगैर एक सादे कानून के तहत अपील एक नई नहीं बनाई जा सकती कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और अपील होगी। सही। इसको करने के लिए आइन के अंदर तरमीम होना ज़रूरी है। ये आर्ग्यूमेंट थी। काजी साहब ने इस आर्ग्यूमेंट को इग्नोर किया और पूरे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को जायज़ करार दिया, हालांकि उनकी अपनी पोजीशन अपील एज अ सब्सटैंटिव राइट पे फ़र्क थी। ये तो हो गया। अब जब अपील का वक्त आया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसको हम कह रहे थे बशमुल मेरे कि यार एक ये शुतर बेमिहार है चीफ जस्टिस साहब की पावर्स, जिसमें कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर हुआ तो पहला इस्तेमाल हुआ मिलिट्री कोर्ट से खिलाफ बेंच बनने के लिए, क्योंकि अपील लगी। अच्छा, उस अपील में इजाज़ अल एहसन साहब कहते हैं कि मैंने कहा कि सब जजेस होने चाहिए। काजी साहब ने एग्री किया कि मैं सब जजेस से पूछूंगा जिसने भी बैठना है। और फिर हमने ये डिटरमिन किया कि कम से कम 7 जजेस तो फिर भी बैठेंगे, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना सबसे पूछा गया, ना डिटरमिन हुआ। All judges of this court in the order of seniority be included in the appellate bench. The Honorable Chief Justice agreed, but said that he would ask the Honorable Judges, and if any Honorable Judge does not want to sit on the bench, the next available Honorable Judge will be included. The same principle was agreed for other cases. I am totally in the dark if any of the Honorable Judges who are higher in the order of seniority had refrained from sitting on the bench. लेकिन काजी साहब ने एक मखसूस 6-member bench बनाई। अच्छा, 5 को सुनने के लिए 7 अग्री हुआ था, 7 नहीं बिठाए, 6 बिठाए। 6 भी जो है वो सीनियर मोस्ट नहीं बिठाए, सीनियर मोस्ट उन पे तारिक मसूद साहब बिठाए, और उनके अंडर जो है वो जूनियर जजेस, उनसे जूनियर जजेस बिठाए, जिसने फिर 5-1 पहले ही दिन मुसरत हिलाली साहिबा डिसेंटिंग 5 जजेस ने 5 जजेस के फैसले को सस्पेंड कर दिया मिलिट्री कोर्ट्स का। तो ये फिर उन पे इल्ज़ाम लगा और उसका इन्होंने ये जवाब नहीं दिया। ये जवाब नहीं है, ये किसी और इल्ज़ाम को खुद साख्ता तौर पे पैदा करके उसका ये दलील से के साथ जवाब दे रहे हैं। जो इल्ज़ाम लगा था आपकी डॉक्यूमेंट्री में, उसका जवाब नहीं है। इसके अंदर उन्होंने 2 पॉइंट्स के अंदर इसका जवाब दिया। पहले पॉइंट के अंदर उन्होंने वही बात की जो कि हमने अपनी डॉक्यूमेंट्री में बताई है कि भाई पहले उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ अपना वर्डिक्ट दिया था। ये उन्होंने अपनी इस पहला पैराग्राफ 1 के नाम से ये हम साथ साथ चला भी देंगे, उसके अंदर वही सब चीज़ें बताई हैं, वही वो हमने अपनी डॉक्यूमेंट्री के अंदर बताई है। और हमने तारीफ़ भी की कि सर हमने, और सारे लोग उस वक्त आपको सराहते थे भाई कि क्या कमाल बहादुरी का मुजाहरा है ये सब कुछ। और लेकिन दूसरी चीज़ के अंदर जो आप बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री के अंदर सवाल वही था कि भाई जब दोबारा वो मौका आया था तब आपने उस बेंच में बैठने से आपने मुनासिब नहीं समझा, और इस बात का जवाब आपने अभी तक सही से नहीं दिया। अच्छा, अब एक और चीज़ के बारे में काजी साहब बोलते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्री के अंदर बोला गया है कि भाई काजी साहब जो थे ना वो बहुत ज़्यादा अपोज करते थे शुरू के अंदर सो मोटो को। जी, ठीक है, और बाद में वो है ना, इससे भी जो है ना वो इसके अंदर भी पैराडॉक्स देखा गया कि वो मुतज़ाद चीज़ें देखी गई, जबकि ऐसा नहीं है। भाई बात ये थी काजी साहब के अकॉर्डिंग ये थी कि भाई आर्टिकल 184(3) के अकॉर्डिंग 2 चीज़ें जो हैं, प्री कंडीशंस जो है ना उनका मीट होना जो है ना वो ज़रूरी होता है किसी भी सुमोटो के लिए। एक पहली चीज़ जो है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस, और दूसरी चीज़ होती है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। भाई बात ये थी कि देख लो ना, टीएलपी वाला जो धरना था उसके अंदर वो दोनों चीज़ें मैट हो रही थी, इसकी वजह से मैंने वो किया था। इसके अलावा फैज़ाबाद जो धरना था वो, बल्कि उसी को थोड़ी सी वजाहत की। तीसरी चीज़ उन्होंने ख़ास तौर पे जब हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री के ऊपर इस तरफ इशारा किया था कि जो दरख्त कटने के ऊपर सो मोटो ले जा रहे थे, लेकिन जब 9 मई और वो तमाम कुछ हो रहा था तब कुछ नहीं था, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई टेकिंग नोटिस ऑफ ट्रीज बीइंग कट इन अ पार्क वॉज ट्रिविलाइज्ड बाय द सेम जर्नलिस्ट। अच्छा, ये खैर जर्नलिस्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ उन्होंने कहा था कि क्योंकि वो जर्नलिस्ट था शायद, और सबकी तरफ इशारा है कि शायद ये लोग जो हैं वो इस बात से अनअवेयर हैं, इस बात से अनअवेयर हैं कि जो लाइफ होती है वो डिपेंड्स करती है, लाइफ डिपेंड्स ऑन वर्डेंट अर्थ। ट्री जो है वो ये करता है, वो करता है, वो करता है, जो तो कायनात जो है ना, और ये जो पूरी इंसानियत है इसकी बका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसकी वजह से मैंने वो किया। मैं पढ़ भी देता हूँ, अगर आप बोले तो टेक नहीं भाई, सही। यार देखें, बहुत वर्डेंट अर्थ की ज़रूरत है, ठीक कह रहे हैं। अपने आखिरी दिन पे 26वीं तरमीम जब आ गई थी तो उन्होंने सेलिब्रेट की थी ये कहते हुए कि राइट टू एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन जो है वो अब इंश्राइन हो गई है, इसको आप सेलिब्रेट करें। लेकिन यार बात यह है कि जहाँ 24-25 करोड़ लोग हैं और उनकी हुक्मरानी किस तरह होनी है, उनका इंतज़ाम किस तरह होना है, इसका एक तरीक़ा आइन में मौजूद है। और आइन हुक्म करता है कि इलेक्शन हो, 90 दिन में हो, फेयर एंड फ्री हो,
और ना इलेक्शन सही हो रहा था टाइम पे, जब हुआ तो ना फेयर था ना फ्री था, जब अलॉटमेंट हुई सीट्स की तो वो भी जायज़ नहीं हुई। जब ये सब कुछ हो रहा होता है ना, तो यार पेड़ों की फिर खैर है, पेड़ भी लगाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये वर्डेंट अर्थ पे जो हमारी राइट टू लिव है, उस राइट टू लिव से ही एसोसिएटेड है द राइट टू बी एसोसिएटेड एंड गवर्नड। मतलब बहुत अच्छी बात है और पेड़ों को सब ने प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन पेड़ जिसको साया देते हैं, आपकी अव्वल प्रोटेक्शन तो फिर शायद उसकी है ना, इंसान की, हम और आपकी, पाकिस्तानी की। अगर आप उसकी हक़ राय दही को चोरी होते हुए देख रहे हैं और अथर मिनल्ला साहब बेंच पे कहते हैं कि यार ये देखें ये क्या हो रहा है, एक लार्जर स्कीम चल रही है जो उनको नज़र नहीं आ रही थी, जिसकी उनके पास सबूत नहीं थी, तो जवाब में आप लाइव कहते हैं नहीं सुओ मोटोज़ में बहुत कंजर्वेटिव हूँ। यार मेरे भाई, सुओ मोटोज़ में जो हर पाकिस्तानी को, जो कि अपनी ज़िंदगी में 100 दरख्त लगा सकता है, जो हर पाकिस्तानी को अफेक्ट करता है, उसके अंदर आप कंजर्वेटिव हैं, लेकिन एक बाग में पेड़ कट रहे थे यार, आप ऐसी की तैसी, मतलब ठीक है यार, सही है, अगर ये आपकी रियलिटी है तो है, मैं क्या कहूँ। इसी तरह जो उन्होंने अपने पहले वाले फैसलों के अंदर कहा था कि भाई आइन और कानून के खिलाफ कोई बात हो रही होगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, और इसकी वजह से मैं उन्हीं के मुताबिक फैसला करता हूँ, चाहे वो पीटीआई बैठ हो या नवाज शरीफ वो था लाइफ टाइम। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला था, उसके अंदर अखलाकियात आ गई, आइन और कानून, इसी तरह वही जूम इन जूम आउट वगैरह। अच्छा मोइज़ भाई, आपके बारे में भी फिर काजी साहब कहते हैं, वो लिखते हैं कि भाई मोइज़ जाफरी द ओनली लॉयर हु वाज इंटरव्यूड हैड नेवर अपीयर्ड इन अ सिंगल केस बिफोर मी। उन्होंने तो मेरे कोई केस, उनसे केस के हवाले से कोई ताल्लुक उस तरह रहा नहीं है। तो एक तो वो किस बिना पे वो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज़ ये कि इस बिना पे कर रहे हैं कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फरहान मलिक को, जो कि रफ्तार टीवी के हैं, और उन्होंने जो टोटल चीज़ की है वो ये की है, वो फरहान मलिक जो थे वो सर हिलाते रहे और जी, बस ये। और तो काजी साहब फरमा रहे हैं कि मैं उनके सामने कभी अपीयर नहीं हाँ, हुआ, जो कि दुरुस्त है। तो अगर मैं, ये मंतक मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि मैं बहैसियत वकील, या वकील होना भी ज़रूरी नहीं है, मैं सुप्रीम कोर्ट में एनरोल्ड नहीं था जिस वक्त वो चीफ जस्टिस थे। तो मैं उनके सामने क्योंकि अपीयर नहीं हुआ, इसलिए मैं एक नज़रिया रखने का अहल नहीं हूँ, या एक राय रखने का अहल नहीं हूँ, या फिर वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं, अगर देखिए बात ज़्यादा समझ जब आती अगर वो कहते कि यार ये मेरे सामने अपीयर हुआ था और मैंने इसका केस खारिज कर दिया था, हाँ, तो ये बुग़्ज़ रखता है मेरे ख़िलाफ़। एक्चुअली हुआ ये था कि एक केस मेरा, जिसमें मैं अस्करी 4 के रेजिडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो स्पेशल परमिशन के साथ काजी साहब के सामने लगा था, और मेरे रेजिडेंट्स, मेरे जो क्लाइंट्स थे, उनके पास मींस नहीं थे मुझे टिकट दिला के इस्लामाबाद भेजने के, तो मैं उस दिन अपीयर नहीं हुआ था। तो मेरे ना होते हुए काजी साहब ने फैसला मेरे क्लाइंट्स के हक़ में किया था। तो ये बात तो दुरुस्त है कि मैं उनके सामने कभी अपीयर नहीं हुआ, लेकिन इसमें तो मतलब अगर अपीयर हुआ होता तो बात ज़्यादा समझ आती अगर वो कहते कि और मैंने इसके खिलाफ फैसला दिया था इसलिए ये बातें कर रहा है। देखिए, आपको वकील होना ज़रूरी नहीं है एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर राय देना, आप राय देने के लिए। आप अगर ये कह रहे हैं कि मैंने कादी साहब का कोर्ट के अंदर डिमीनर नहीं देखा, तो यार एक तो लाइव भी देखा है, मैं बहुत दफ़ा उनके कोर्ट में गया हूँ, मैंने बहुत दफ़ा उनके कोर्ट में असिस्ट किया है, और ये जो फुल कोर्ट्स थी इनको तो मैं जाके अटेंड भी करता था, लेकिन अगर ना भी करता तो ये लाइव स्ट्रीम हुए हैं, आपने देखा है, मैंने देखा है, हर बात उनकी सुनी है। तो अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने अपना तज्ज़िया और तबसरा जो है वो किसी बेसिस पे नहीं किया, तो माज़रत, ये बात दुरुस्त नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने उनकी जजमेंट्स नहीं पढ़ी हैं, तो यार मेरे ख़्याल में उस ज़माने में इतनी अहम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स थी कि वकील तो छोड़ दें, नॉन लॉयर्स पढ़ के आपसे बात करते थे कि यार ये देखा इसमें ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम वकील तो करते ही सिर्फ ये थे, हम पढ़ते ही, हम सिर्फ उस वक्त अपने काम काज छोड़ के जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डेवलप हो रहा है लॉ, जिस स्पीड से हो रहा है, जिस तेज़ी से हो रहा है, उसको पढ़ पढ़ के आपस में डिबेट करते थे, लिखते थे उसके बारे में। यार मैंने तो लिखे हुए उनके जजमेंट्स के बारे में। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि मैं, जैसे मैं कम इल्म हूँ? जी, कम इल्म हूँ, उनसे बहुत कम इल्म हूँ, लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो वही है जो बाकी सबको अवेलेबल है, और उस बेसिस पे मैंने अपना तज्ज़िया पेश किया है। उसमें मेरी नज़र में कोई क्योंकि ये बात कह रहे नहीं हैं है। जाफरी डिड नॉट क्रिटिक अ सिंगल जजमेंट रिटन बाय मी, इंस्टेड माउथेड अ ग्रोटेस्टिक स्माइल, भयानक मुस्कुराहट बस। जी, मतलब मेरी मेरी शक्ल पे वो कमेंट कर रहे हैं, वो तो ख़ैर वो कह सकते हैं कि एक ग्रोटेस्क स्माइल थी, वो दैट्स हिज़ राइट टू से। लेकिन मैंने उस केस के अंदर फरहान साहब के साथ जब मैं पॉडकास्ट कर रहा था, तो उस वक़्त मैंने किसी केस का हवाला इसलिए नहीं दिया था, इसलिए कि मौज़ू कोई केस नहीं था। मौज़ू उस वक़्त जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे वार था। आज आपके साथ हमने कई सारे केसेस डिस्कस कर लिए हैं, तो मेरे ख़्याल में ये भी खुश हो जाएँगे काज़ी साहब।
ऐसा ही I'll smile again for him. अच्छा, वो एक और चीज़ के बारे में आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं वो इस तरह के भाई, एक केस था जो प्रेस फ्रीडम के अगेंस्ट एक पिटिशन फाइल हुई थी, घोस्ट पिटिशन अकॉर्डिंग टू हिम, और वो ये कि उसके अंदर वो रेफ़र कर रहे हैं कि भाई वो आपके पार्टनर जो थे उन्होंने वो पिटिशन फाइल की थी, और उस पार्टनर ने जो था वो ये कबूल किया था कि मैं मिला तक नहीं हूँ पिटिशनर वगैरह से। तो ये सब कुछ जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है जाफरी की खुद की इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी, अच्छा, देखिए पहली बात तो ये कि मैंने आपको जैसे बताया मैं सुप्रीम कोर्ट में एनरोल्ड नहीं था, हाँ, तो इस केस का मुझसे तो कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात ये कि ये केस लिया जिसने लिया नहीं लिया, हमारी पार्टनरशिप के अंदर कोई अगर वो कह रहे हैं कि मालियाती कोई लेन देन थी तो ऐसी नहीं होती थी हम पार्टनर्स के बीच में। तो मेरी इंटेग्रिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तीसरी बात ये इन डिफेंस ऑफ माई पार्टनर, सुप्रीम कोर्ट में ये नॉर्म होता है कि आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इंगेज करता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने मेरे पार्टनर को इंगेज किया था, और जो इन्होंने हवाला दिया है वो मैंने ये केसेस क्योंकि जब फाइल हो जाते हैं तो पब्लिक रिकॉर्ड होते हैं, तो ये मैंने पढ़े हैं। ये इन्होंने हवाला ये दिया है कि जैसे ये फैज़ हमीद के कहने पे या फैज़ हमीद के दिखाने से ये केस फाइल हुआ था। आप अगर वो पिटिशन पढ़ें तो वो कंप्लीटली फैज़ हमीद के नज़रिए के ख़िलाफ़ है। वो पिटिशन चाहती है कि ये सोशल मीडिया के अंदर कोई रूल्स हो, नज़्म व ज़ब्त हो, कोई अथॉरिटी हो जो कि प्रेस को कर्टेल करे फ्रॉम बिहेविंग इररिस्पॉन्सिबली। मैं इसके हक़ में नहीं हूँ, लेकिन वो पिटिशन अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ये क्लियरली वाज़े हो जाएगा कि ना इसका फैज़ से कोई ताल्लुक, कंप्लीटली वो इमरान खान के अज़ाइम के ख़िलाफ़, और कंप्लीटली अच्छा, और एक और चीज़, उसकी फाइलिंग डेट फैज़ हमीद के DGISI से हटने के बाद और अपने आर्मी के ओहदों से हटने के बाद ये पिटिशन फाइल हुई थी। तो ये कहना कि ये फैज़ हमीद के ज़माने में फैज़ हमीद के अज़ाइम पूरे करने में, ये सरासर गलत है। पहली बात इन डिफेंस ऑफ माय पार्टनर। दूसरी बात ये, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरी बात ये, मेरी नज़र में फितरी तौर पे आप ये सोच सकते हैं कि यार मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए क्योंकि वो अनसोलिसिटेड बातें कर जाते हैं, हर आदमी किसी की पगड़ी उछाल सकता है। ये मेरी राय नहीं है, लेकिन ये किसी की राय हो सकती है। इस राय को रिप्रेजेंट करने से ना उसकी इंटेग्रिटी पे कोई आँच आनी चाहिए, और ख़ास तौर पे उसके जानने वालों की इंटेग्रिटी पे कहाँ से आँच आएगी। मतलब मेरी समझ से बाहर है ये अल्ज़ाम। सही है। और ये तो वैसे भी समझ नहीं आ रहा कि भाई तुम मेरे कोर्ट में अपीयर नहीं हुए किसी केस में, इसकी वजह से तुम कौन, मतलब ये क्या बात। एक तो यार या तो ये कह लो कि मेरे कोर्ट में अपीयर नहीं हुए और फिर भी बोल रहे हो, या फिर ये कह लो कि मेरे कोर्ट में जो अपीयर हुआ था ना उससे तुम्हें बड़ा फ़र्क पड़ा था इसलिए, या हाँ, ये एक बात कर लो ना। हाँ। और ये लिंक्स का केसेस का हवाला बार बार देते हैं हमारे मैसेज के जवाब में भी, जब हम इनको दावत दे रहे हैं कि सर आप आके हमें जी इंटरव्यू देते हैं, तो उसके जी जवाब में वो दे रहे हैं कि अच्छा पहले तो जो लाइन मिस कर गए वो हम स्क्रीन शॉट चलाएंगे, उसमें लिखी हुई है कि भाई आई डू नॉट वांट टू बी इंटरव्यूड, लेकिन बाद में वो बार बार एक ही बात किए जा रहे हैं कि भाई मैं लिंक्स दे सकता हूँ, ये दे सकता हूँ। भाई वो लिंक्स इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, और इनके जो टेन्योर है वो हमारे मैसेज के ऊपर भी लिखा हुआ है, उनकी लाइव फुटेजेस अवेलेबल हैं। ये हमें हमारे पास ये चीज़ें हैं। हम सर आपसे इंटरव्यू रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो कि हमने डॉक्यूमेंट्री से पहले भी किया था, डॉक्यूमेंट्री के बाद भी, आपके मैसेज के बाद भी एक और जवाब हम लोगों ने आपके लिए छोड़ा हुआ है, लेकिन उसका जवाब हमने आज तक नहीं दिया। तो ये है नहीं, इस। वो जजमेंट्स के हवाले से एक हमने एक लिस्ट तो पूरी आज डिस्कस कर ली है, हाँ, लेकिन अगर वो एक लिस्ट चाहते हैं तो वो अगेन असद रहीम ने पोस्ट के अंदर ट्विटर पे लिस्ट की थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जहाँ पे उन्होंने अपनी ही पोजीशन हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान में और मियाँ मलिक शकील वर्सेस शेख रशीद में जो उन्होंने खुद लिखी थी जजमेंट्स, उनको रद्द किया। वो क्या रद्द किया? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जायज़ करार देते हुए ये बात रद्द कर दी कि अपील जो है वो एक प्रोसीजर नहीं है, प्रोसीजरल राइट नहीं है, वो एक सब्सटैंटिव राइट है। तो इसको रद्द करना क्योंकि ज़रूरी था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पास करने के लिए, तो किया। अब ये उनकी 3 जजमेंट्स का तज़किरा हो गया। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस द फेडरेशन, जहाँ पे उन्होंने इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना को दरगुजर किया। ये भी उन्हीं की जजमेंट है जिसके बारे में हम आज तनकीद कर चुके हैं। फिर एक फ़ैसला जो कि जिस पे अमल तो नहीं हुआ, लेकिन वो फ़ैसला ये था कि सुओ मोटोज़ जो हैं वो सारे फ्रीज़ हो जाने चाहिए जब तक लिस्टिंग प्रोसेस जो है उसके अंदर कोई नज़्म ज़ब्त ना आ जाए। ये उन्होंने फ़ैसला कब दिया? जब सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेके 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म दे रही थी। तो ये भी उनको याद होना चाहिए। लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वर्डिक्ट जिसकी हमने बात कर दी है, जो जहाँ उन्होंने 62(1)(f) को सिरे से आइन से डिलीट ही कर दिया। अब वो सही किया गलत किया, लेकिन जिस वक्त किया वो काम आया जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। अच्छा, और ये करते हुए उन्होंने अपने ही एक फ़ैसले को
दरगुजर किया जो उबैदुल्लाह वर्सेस रिंद था, जिसमें वो खुद कह चुके थे कि यार ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है ना ये परपेचुअल होती है, क्योंकि आप अपने अमाल के ना फिर जवाबदेह होते हैं जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं ना, मतलब चोरी शोरी और अमानत की खिलाफ वर्जी, तो फिर मतलब आपको जवाबदेह पूरी तायात होना होता है। मैं नहीं कह रहा, काजी साहब कह रहे थे, और उसको भी उन्होंने उलट किया। अच्छा, फिर मिलिट्री ट्रायल्स ऑफ सिविलियंस को इलीगल करार देना 2015 में, और फिर जब जब वक्त आया तो 2023 में बेंच से उठ के चले जाना, ये कहते हुए, ये नहीं कहते हुए कि मैं फैसला दे चुका हूँ, बल्कि ये कहते हुए कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद जो है ना वो मैं काम ही नहीं करूँगा जब तक आप बेंचेस जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत नहीं बनाएंगे, जिसको सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड कर चुका था। अच्छा, फिर बैट सिंबल वर्डिक्ट, जिसकी हम बात कर चुके हैं, कि जहाँ पे फैसला ये दिया कि वो सिंबल के हकदार नहीं है, और ये कहना भूल गए लेकिन सियासी जमात हैं, और फिर अगले दिन भी ये कहना भूल गए कि ये सियासी जमात हैं, और इलेक्शन कमीशन ने एक पार्टी को ब्लेंडर में से गुजार दिया, कीमा बना दिया उस पार्टी का। उस पार्टी का ना सर था ना पैर था, ना उसे कुछ पता था क्या करना चाहिए। अपने आप को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह रही है, अपने आप को कुछ कह रही है, कुछ कह रही है, लेकिन फिर भी अवाम ने इस जजमेंट का जवाब दिया। चिमटों को वोट दिया, बैंगनों को वोट दिया, बिस्तरों को वोट दिया, वोटों लालटेनों को को वोट दिया। इसके बाद फिर जब नजर आया कि ये क्या हो गया, तो कह रहे हैं वो मैंने तो ये फैसला नहीं किया था, मैं तो नहीं कह रहा था वो सियासी जमात नहीं है। भाई उस वक्त बता देते यार, प्रेस रिलीजेस के आप इतने माहिर थे, आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड को आप सो मोटो लेने के लिए तैयार हुआ करते थे जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तो यार यहाँ पे भी ज़रा नज़र करम, एक सतर की क्लैरिफिकेशन ज़रूरी थी। एक तो उस रात बैठ के फैसला देने की क्या ज़रूरत थी? सबसे बड़ा जो उनके ऊपर उस वक्त जो पोजीशन ली जा रही थी वो ये थी कि सर फैसला कर दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है फैसला करना, लेकिन इलेक्शन के बाद कर दीजिएगा, इलेक्शन होने दें। ये इसको आज रात सुनना ज़रूरी क्यों है? लेकिन बस था ज़रूरी। उसके बाद देखिए फिर इलेक्शंस के बाद क्या करते हैं। मलिक शहजाद अकबर साहब जब इलेक्शंस हो गए और जब रिटर्निंग ऑफिसर्स का वही किरदार सामने आया जो नजफी साहब के सामने लगी हुई पिटिशन के अंदर खदशा था, तो आज़ाद ट्रिब्यूनल्स लगाए गए सॉलिड जजेस के। उसको इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज कर दिया कि नहीं जज तो हम पिक करेंगे। उसके अंदर स्टोन वॉल किया काजी फाइज साहब की बेंच ने। इस मामले को लटकाया जब तक कि शहजाद साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट एलिवेट नहीं हो गए। फिर जब अगली जज साहिबा आई, क्योंकि वो इसमें सहमत होने को तैयार थी, और फिर बाद में ये मामला ही नहीं बचा क्योंकि इलेक्शन एक्ट को चेंज कर दिया गया। इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो तमाम पार्टीज़ ने इस कंसेंसस से पास किया था। उस वक्त पुराने इलेक्शन एक्ट में ये था कि रिटायर्ड जज भी बैठ सकता है। इलेक्शन रिफॉर्म के बाद ये फैसला किया गया रिटायर्ड नहीं, हाजिर सर्विस जज बैठेगा। क्यों? क्योंकि रिटायर्ड जजेस जो हैं वो मैनेजेबल होते थे। पहली अमेंडमेंट जो इस टूटी फूटी पोस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन जज असेंबली लाई, वो इलेक्शन एक्ट में लाई, और उसने हाजिर जजेस के अलावा रिटायर्ड जजेस को भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनने का हक दे दिया। जिसके बाद जो सारी मलिक शहजाद साहब की पिक्स थी वो पीछे हट गई, और ये इस दौरानिए के अंदर फैसले भी नहीं हो पाए क्योंकि उनको उनके काम से ईसा साहब ने रोक दिया था। ये भी उनका एक फैसला है। इसके अलावा भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक फिर बहुत हाँ। अच्छा मुइज़ भाई, वैसे उस पॉडकास्ट के अंदर भी 26वीं तरमीम का भी जिक्र था, तो वैसे उसकी कुछ वजाहत करना चाहेंगे कि क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू था ना कि उससे नुकसान पहुंचा, लेकिन मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ उसके अंदर एक चीज़ ये भी थी कि शायद काजी साहब अगर ना होते तो ये शायद मुमकिन ही नहीं होता। क्या ऐसा मामला था? यार आपको याद है वो कितनी उजलत थी कि कुछ भी करना है 25 अक्टूबर से पहले करना है, काजी साहब के आखिरी दिन से पहले पहले करना है। तो उस उजलत की वजह से मैं कह रहा था, लेकिन मेरी नहीं सुने आप, बिलावल भुट्टो की सुन लें। बिलावल भुट्टो ने पता क्या कहा था? बीबीसी को कोट दिया था, वी हैड अ विंडो, द को चेयर ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टोल्ड द बीबीसी। आई एम कोटिंग फ्रॉम असद आर्टिकल इन प्रिज्म, आई हैव आल्सो चेक्ड द बीबीसी लिंक। तो साहब फरमाते हैं, वी हैड अ विंडो of a man who wouldn't undermine what we were doing. In fact, such an amendment would not have been possible in the presence of any other Chief Justice. बिलावल साहब से बीबीसी पूछ रहा है कि ये इतनी उजलत क्यों है, मतलब इतनी डार्क ऑफ नाइट, इतना भाग दौड़, फजल रहमान साहब के तो सब जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, क्या, व्हाट इज इट? तो बिलावल साहब कहते हैं, वी हैड अ विंडो ऑफ अ मैन हु वुडंट अंडरमाइन व्हाट वी वर डूइंग. In fact, such an amendment would not have been possible in the presence of any other Chief Justice. हमारे पास वक्त की एक मखसूस खिड़की थी कि एक ऐसा आदमी एक ऐसी सीट पे बैठा था जो हमारे काम को होने से ना रोके। हकीकत ये है कि कोई भी और अगर चीफ जस्टिस होता तो हम ये अमेंडमेंट पास नहीं कर पाते। बिलावल भुट्टो जरदारी, नॉट मोइज जाफरी, लेकिन आई एग्री विद हिम।
ये भी मुझे नहीं पता था मैं कभी अपनी ज़िंदगी में कहूँगा यार आई एग्री विद बिलावल। बिलावल भुट्टो सरदारी। मेरे ख्याल से फिर काफ़ी है मुइज़ भाई। एक और चीज़ है, हाँ, ये यार एक और फिर से दावत दे दें कि काज़ी साहब जो हैं अगर अब सहमत हैं इस बात से कि मैंने उनके जजमेंट्स भी पढ़ लिए हैं और मैं अकेला आने का कोई शौक़ नहीं रखता, तो इस बार ही सही वो भी आ जाएँ। बिल्कुल ऐसे ही हमारी तरफ से अभी भी, बल्कि वो जो मैसेज है और सर अगर मेरी ग्रोटेस्क स्माइल पसंद नहीं है तो मैं असद से पूछ लेता हूँ, असद रहीम, असद तूर नहीं, असद रहीम से पूछ लेता हूँ कि वो कर लें। मतलब एक वकील से थोड़ा हाँ, आमना-सामना हो जाए। तो ऑन दैट नोट वो मैसेज सर आपके व्हाट्सएप पर अभी तक मौजूद है, जिसका आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। हमारी तरफ से अभी भी दावत है। बाकी व्यूअर्स के लिए वही है कि सर आपने हमारी डॉक्यूमेंट्री भी देख ली, आपने कुछ मखसूस सहाफ़ी की तरफ से कमी पेशियाँ भी देख ली, कुछ लाइनें हज़फ़ करना, कुछ तारीख़ें हज़फ़ करना, काज़ी साहब के रिप्लाई भी देख लिए और उस पर हमारा रिस्पॉन्स भी देख लिया। अब हम बस एक ही चीज़ देखना चाहते हैं कि अगर काज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हों, तो ये इससे बेहतर क्या ही होगा। लेकिन अगर वो नहीं हो सका, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।